लगातार तीसरी बार आरबीआई ने बढ़ाई ब्याज दरें, ½ % बढ़ाया रेपो रेट। कहा महंगाई अब भी सबसे बड़ी चुनौती। FY23 के जीडीपी ग्रोथ लक्ष्य 7.2% पर रखा बरकरार। आरबीआई पॉलिसी में कोई सरप्राइज नहीं होने से चहका बाजार। निफ्टी 17,400 के ऊपर टिका। बैंक निफ्टी में मजबूती ज्यादा। इस हफ्ते बैंक निफ्टी 1%, तो निफ्टी बैंक करीब मेरे ख्याल से निफ्टी कहना चाहते होंगे 1%, तो निफ्टी बैंक करीब 2% चढ़ा। ऑटो और केमिकल गुड्स को छोड़ सभी सेक्टर्स में अच्छी खरीदारी। सीमेंट शेयर में सबसे ज्यादा तेजी। डालमिया भारत, जेके सीमेंट और अल्ट्राटेक में 3% का उछाल। मेटल और पावर में भी रौनक। पहली तिमाही में एमएनएम ने पेश किए अनुमान से करीब नतीजे। मुनाफा 67% बढ़कर 1430 करोड़ पर पहुंचा। आय में भी इतनी ही बढ़त। हालांकि मार्जिन्स पर रहा मामूली दबाव। वहीं 12 गुना से ज्यादा बढ़ा टाइटन का मुनाफा। मार्जिन्स में भी 3 गुना से ज्यादा बढ़त। और दिल्ली एनसीआर में फिर बढ़ी पीएनजी आईजीएल की बढ़ी हुई पीएनजी आईजीएल ने पीएनजी के दाम बढ़ाए। करीब 2.63 रुपए बढ़ाए दाम। चलो, ये एक रिलीफ कि एमजीएल ने यहां बढ़ाए थे तो अब आईजीएल ने बढ़ा दिए, तो बराबरी हुआ। ये आपको याद होगा, एक जूजू का ऐड आता था, उसके विरुद्ध एग्जाम में फेल हो जाता है तो वो जूजू फांसी लगाने जा रहा होता है। उतने में उसके फ्रेंड का मैसेज आता है कि वो भी फेल हो गया है, तो जूजू फांसी पे झूलने लगता है, एंजॉय करने लगता है। याद है आपको? तो एमजीएल के साथ साथ अब वीरू का आईजीएल ने भी गैस के दाम बढ़ा दिए। एड पार आ गए हम लोग। लेकिन चलिए, फ्राइडे का दिन, हफ्ते का आखिरी दिन और आखिरी के 1.5 घंटे का इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेशन हमारे सामने। लाइए भाई निफ्टी को स्क्रीन पे। पहले जरा मार्केट्स की चाल समझ ली जाए। एक चौथाई भी नहीं, 32 पॉइंट के आसपास का उछाल। हालांकि एक समय वो एकदम फ्लैट हो गए थे, -1, तो फ्लैट से हम कुछ रिकवरी दिखाने के मोड में, पर एक रेंज में मोटा मोटी फंसे हुए। 90 पॉइंट ऊपर और नीचे फ्लैट। ये 90 पॉइंट की दिन भर की रेंज है जिसमें हम इस समय कामकाज करते हुए। ठीक है, अच्छे गेन्स के बाद पॉलिसी जैसा बड़ा इवेंट भी हमने पचा लिया है और शेड ऑफ ग्रीन के साथ ही 17,400 के ऊपर हम इस समय ट्रेड करते हुए। निफ्टी बैंक दिखाइए स्क्रीन पे, और निफ्टी बैंक का एक समय 400 पॉइंट, ये हो गया 38,150, तो 400 पॉइंट तक का उछाल था। तो वहां से थोड़े से ऑफ हाइज, लेकिन हम ये ठंडे पड़ते पड़ते शुरुआत में 25 पॉइंट का ही गेन था, तो 25 पॉइंट वाला कहने के लिए इस समय 200 पॉइंट ऊपर। तो दिन की ट्रेडिंग रेंज के मिड पॉइंट पे निफ्टी बैंक इस समय कामकाज कर रहा है। ये अब तक की स्थिति थी। जरा यूएस के फ्यूचर्स और सब एशिया और यूरोप दिखा दीजिए तो समझ में आ जाएगा माहौल कैसा है। जैसा हमारा है वैसी दुनिया का है। दुनिया ने भी अच्छे गेन्स देखे और ऑफ लेट ग्लोब में वोलेटिलिटी बढ़ रही है। तो ये आपकी स्क्रीन पे यूरोपियन मार्केट्स बिल्कुल मिले जुले, बिल्कुल फ्लैट नोट पे इस समय हल्की सुस्ती के साथ कह लीजिए इस समय कामकाज करते हुए। यूएस के फ्यूचर्स, उसमें भी मिक्स रुझान के साथ इस समय कामकाज। एशिया लेकिन कुछ पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ थी जो बंद हुआ। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे कुछ पॉकेट्स ऑफ खासी स्ट्रेंथ नजर आई। पर ध्यान रखें, एशिया में हमने पिछले कुछ दिनों में आउट परफॉर्म करा था इस सारी पॉकेट को, तो इनसे कंपेयर करना गलत होगा। लेकिन इक्विटीज या तो फ्लैट है या पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड कर रही हैं, और वही हमारे यहाँ हमारा निफ्टी भी उसी तर्ज पे इस समय कामकाज करता हुआ। अच्छा, ब्रेक करूं, आगे डिटेल्स में जाऊं, डायसेक्ट करूं मार्केट्स को, उससे पहले एक तो पॉलिसी के दिन जो 10 बजे अनाउंसमेंट आया वो कईयों के लिए सरप्राइज होगा, क्योंकि ½ पोल में हमारे रिस्पोंडेंट्स क्या 25, 35 और 50 की बात करते। जो 50 बोल रहे थे उनके लिए ठीक था, 25, 35 के लिए थोड़ी सी टोन ज्यादा हॉकिश हो गई। थोड़ा सा टोन से मतलब है मेरा जो करा आरबीआई ने वो थोड़ा सा ज्यादा हॉकिश होगा, लेकिन मोटा मोटी बाजार मान रहा है कि अहेड ऑफ द कर्व एग्रेसिव 50 बेसिस पॉइंट्स का हाइक लेके शायद आगे की ट्रेजेक्टरी अब सूदन आउट होती हुई नजर आएगी। इस क्वांटम के अब हाइक की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1 या 2 शायद 25 बेसिस पॉइंट, ये आगे की तस्वीर। खैर इस सब पे नहीं जाके अब मैं वीरू की सुबह की स्ट्रैटेजी दिखाता हूं। वीरू ने कहा था भाई ऊपर का रेजिस्टेंस जोन जो है ना वो 443, 476 का। निफ्टी का इंटरडे दिखाइएगा।
आज उन्हीं पॉकेट से मेरे ख्याल से 474 दिन के हाईस थे, वही एक रेजिस्टेंस जोन बना, वहीं से हम थोड़े से ठंडे पड़ते हुए नजर आए। लेकिन वीरू पहले निफ्टी की बात करते हैं, कैसा पोजीशन नजर आ रहा है 17,400 के आसपास। आज एक कंसोलिडेशन का ब्रेथ कैचअप करने का दिन कह लीजिए, और वीकेंड भी सामने खड़ा है। वीकेंड क्या खड़ा है, वीकेंड से लौट के आएंगे, एक दिन फिर ट्रेड करके फिर छुट्टी पे जाना है हमको, तो आगे थोड़ा सा इफ्स एंड बट्स हैं। ऐसे में कैसा पोजीशन नजर आ रहा है निफ्टी, आज की दिन की चाल कैसी लगी? हाँ, वैसे जो सोमवार की छुट्टी ले ले तो उसे आज ज़्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से निपटा के जाए तो वो भी अच्छा है। उसके लिए तो अगर आप देखें नया हफ्ता जो है वो बुधवार को शुरू होगा, ऐसा भी है। खैर अपन तो आएंगे सोमवार को, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो बात उस हिसाब से करेंगे। देखिए आशीष, इट लुक्स लाइक ए पॉज डे। अभी तक अगर आप इस कैंडल को देखें ना तो ये एक पॉज डे नजर आ रहा है। और अच्छी बात यह है कि निफ्टी ने बेस जोन, यानी जो कल का रिस्क जोन था, कल का जो फॉल था, उसके आसपास भटकने की कोशिश नहीं की अब तक, और अपने आप को वेल अबव आई थिंक 17,350 380 के जोन के ऊपर रखा। ये फर्स्ट लाइन ऑफ पुट राइटर्स था आशीष, 17,400 17,300। कल की भाव कॉपी अगर आप देखें 17,300 पे सबसे स्ट्रॉन्ग पुट्स खड़ी थी इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में। तो अच्छी बात है कि निफ्टी ने अपने आप को उस डेंजर जोन से काफ़ी सब्सटेंशियली अगर आप देखें दूर रखा आशीष। लेकिन क्या चीज़ है यहाँ पर, मैं आखिरी के 1 घंटे में क्या करूँ? देखिए आशीष, पर्सनली मैं होता ना तो मैं तो लॉन्ग कैरी करता। तमाम इफ्स एंड बट्स के बावजूद जिस तरीके से निफ्टी ने अपने आप को हायर लेवल्स पे होल्ड किया है, क्या पचाया आपने? देखिए तमाम ग्लोबल टेंशंस को, जियोपॉलिटिकल अगर आप देखिए रिस्क को पचाया आपने, उसके बावजूद आपने 50 बेसिस के पॉइंट के रेट हाइक को पचाया, एंड स्टिल यू आर होल्डिंग योरसेल्फ एट हायर लेवल्स। मैं आशीष लॉन्ग कैरी करता, और मैं यकीनन थोड़ा सा रिस्क लेता, क्योंकि यहां पे रिस्क लिया तो रिवॉर्ड मिलेगा अगले हफ्ते, और नहीं लिया तो मेरे ख्याल से नहीं मिलेगा। और रिस्क कहां तक लेना है आपको, मैं फिर कहूंगा आशीष, फर्स्ट बेस। कोई बड़ी बात नहीं कि आखिरी में हम सिंक हो जाए, लेकिन आई थिंक मैं इस लेवल पे एट ए प्राइस ऑफ 412 17,412 पे रिस्क लेता, क्योंकि बैंक निफ्टी हायर लेवल्स की ट्रैजेक्टरी को होल्ड कर रहा है। और आप आशीष देखिए जरा पुट राइटर्स के कन्विक्शन को देखिए, आज 17,400 का पुट राइटर स्क्रीन पर विजिबल है, और मैं ये भी कहूंगा नो डाउट अबाउट दैट कि 17,500 का कॉल राइटर है, लेकिन वो वीकेंड आई थिंक जो प्रीमियम है ना, आई मीन जो शेड होता है, वो उसको खाने की चेष्टा कर रहा है। आप स्क्रीन पे इस वक्त डेटा देखिए, और ये मेरी 12 बजे की कमेंट्री भी थी आशीष कि मैं इस स्ट्रेंथ को प्ले करना चाहूंगा। आप देखिए आशीष 17,400, देखिए अपन क्या होता है कि डेटा पे फोकस करते हैं। 17,400 की आशीष पुट देखिए 46,75,000 पुट जुड़ी हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि इस रेंज के पुट राइटर्स ने आज लगभग आशीष 80 लाख पुट बेची हैं। और 17,500 की कॉल में यस नो डाउट राइटिंग है, 35 लाख वहां पे अगर आप देखें कॉल बेची है, बट स्टिल मैं आशीष इस बात पे अगर आप देखें रिएक्ट करना चाहूंगा, प्ले करना चाहूंगा। इस रेंज के बड़े प्लेयर हैं एफआईआईज, और जो पिक्चर वो ड्रॉ कर रहे हैं उसके मुताबिक 17,300 पे और 17,400 पे वो मेगा पुट राइटर है आशीष। और मैं आई थिंक अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हैं, सिर्फ अगर आप क्लोजिंग को ट्रेड नहीं करना चाहते, तो मैं इस डेटा पे आशीष ये कह सकता हूं कि आई विल कैरी माय लॉन्ग्स फॉर मंडे आशीष। वाह भाई, तो लॉन्ग्स कैरी करने का मन, अगर मतलब वीरू, अब वीरू को तो हम लोग एम्यूलेट करते ही हैं, तो वीरू कहना है अगर मैं होता तो इस रिस्क को ले जाता, 412 पे लॉन्ग्स कैरी करता। बैंक निफ्टी हायर लेवल की ट्रेजेक्टरी को होल्ड कर रहा है वाकई। आज दोनों इंपॉर्टेंट पॉकेट्स, आईटी, प्राइवेट बैंकिंग स्पेस बेहतर करती हुई नजर आएगी। वो दिखाऊंगा सेक्टोरल टर्न्स आपको, लेकिन वीरू निफ्टी बैंक का कन्विक्शन उसी को लेकर आ रहा है, तो ये बेटर नहीं होगा कि निफ्टी जगह निफ्टी बैंक को होल्ड करके ले जाऊं? देखिए अगर आपके पास निफ्टी बैंक है तो निफ्टी बैंक को भी होल्ड कर सकते हैं। देखिए आशीष, सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, जैसे कि आपने भी सुबह कहा था और आपने फिर कुछ देर पहले कहा कि अगर 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक यहीं पे हो गया है, सुबह अदिति जी थी वो कह रही थी कि आई मीन मुझे अक्टूबर तक 5.5 की ट्रेजेक्टरी नजर आ रही है, जब 5.4 पे हम ऑलरेडी पहुंच गए, तो आई थिंक हर चीज को इसने पचाया है आशीष, और हायर लेवल्स पे सस्टेन कर रहा है भाई, उसको पचाया, हायर लेवल्स पे सस्टेन कर रहा है, क्रूड एट 94 93 80। और जरा मैं आपको आशीष ऑप्शंस के स्टेट्स दिखाता हूं, इस बाजार में भी पुट राइटर है। आई मीन लुक एट आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने करियर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी से हार्डली 10 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है।
आप जरा पुट्स और कॉल्स के स्टेट्स लेके आइए। देखिए आशीष किस तरीके से 38,000 का पुट राइटर 18 लाख पुट बेच के बैठा है। देखिए हमें बिलीव करना है डेटा पे, हमें नहीं मालूम है वीकेंड पे क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है या फिर मंडे मॉर्निंग क्या होगा, लेकिन हमें बिलीव करना डेटा पे। मेरा धर्म है, डेटा पे बिलीव करो। जब 18 लाख पुट बिकी है, 11 लाख पुट बिकी है, 37,900 की, 37,800 की, सो इट रिफ्लेक्ट्स कि थोड़ा रिस्क लीजिए। और बैंक निफ्टी के भी लॉन्ग को होल्ड करिए आशीष। बेस वही रहेगा आशीष, आज का भी वही था, कल का भी वही था, परसों का भी वही था। और बेस वन जो कि मॉर्निंग में मेंशन था और वो था करीब करीब 37,524, 351। जस्ट उस रेंज का 200-300 पॉइंट का रिस्क लीजिए। बट मैं आई थिंक आशीष लॉन्ग्स को कैरी करने में यहां पे भी इंटरेस्टेड हूं। आशीष ओवर टू यू। ब्यूटीफुल, लॉन्ग्स कैरी करने को इंटरेस्टेड, निफ्टी में, निफ्टी बैंक में। अच्छा मैं आता हूं, डायसेक्ट करने की बात करती बाजार को, उस पर आ रहा हूं। शुगर स्टॉक्स खींच के लाइए स्क्रीन पे, दिखाइए एक एक करके सारे के सारे स्टॉक्स। बलरामपुर चीनी भी रख दीजिए, लोस से तो वो भी रिकवर हो रहा है, हालांकि इन रेड है, बहुत पिटा हुआ। बलरामपुर धामपुर दिखाइए, उससे पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये एकदम से बलरामपुर लो लेवल से रिकवरी दिखाएगा। धामपुर दिखाइए स्क्रीन पे, वो तो अच्छी मजबूती के साथ अब इस समय आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। ये देखिए, क्यों? क्योंकि अभी अभी अपडेट आया है, सूत्रों के हवाले से अभी अपडेट है कि गवर्नमेंट ने चीनी के एडिशनल एक्सपोर्ट्स को मंजूरी दे दी है। कितना? 1.2 लाख टन एडिशनल चीनी एक्सपोर्ट इस सीजन में करी जा सकती है। और ये रीजन है, इसीलिए आप देख रहे हैं अच्छा मूव सारे स्टॉक्स में आता हुआ। और दो के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश करी। धामपुर देखिए, सारा पैनल एक बार दिखा दीजिए। मैं आप लोग के हॉट स्टॉक्स पे अभी आ रहा हूं, टॉप स्टॉक्स पे, लेकिन पहले ये धामपुर शुगर या कोई चीनी स्पेस का कोई स्टॉक रडार पे सतपुते साहब? आशीष जी देखिए, मुझे लगता है, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून। देखिए मुझे लगता है बलरामपुर चीनी में यहाँ पे स्विंग तो है, क्योंकि लोअर लेवल से रिकवरी है, तो यहाँ पे आप 350 360 का जो रेंज है ये एक बाइंग का जोन होना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस शुड बी बिलो 350, सो प्रोबेबली स्लाइटली पोजिशनल स्टॉप लॉस में 340 का रखूंगा। और स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से इसका टारगेट पहला बनता है 380 का। हमारा प्रिफर्ड शॉर्ट कॉल था। मानस वो बलरामपुर चीनी के नीचे के सारे टारगेट्स तो अचीव हो गए थे, है ना? अब घूम रहा है वो स्टॉक। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो सब टारगेट अचीव हो गए थे। हाँ, वो बढ़िया शॉट खेला हमने, और वो देखिए क्या मूव, रिजल्ट्स के बाद प्रेशर माउंट हुआ, माउंट होते ही चला गया। उसके बाद आज घूम रहा है। रखिए रडार पे चीनी स्टॉक्स को, पूरा का पूरा पैक इस समय अच्छा कामकाज करता हुआ। अच्छा, अब जरा वो बाजार दिखा देता हूं। ये है वो फ्राइडे का सेशन, ये है वो दोनों इंपॉर्टेंट हाईलाइट जो मैं करना चाहता था। निफ्टी इन ग्रीन 28-30 पॉइंट मजबूत, निफ्टी बैंक 0.5%, निफ्टी आईटी दूसरी इंपॉर्टेंट पॉकेट 3/4% का उछाल। तो ये प्रेशर कहां से आ रहा है भाई? प्रेशर कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज आज दबाव में है, वो एचडीएफसी ट्विंस थोड़ा सा दबाव बना रहे हैं, काफी हैवीवेट पॉकेट्स हैं वो, इसलिए थोड़ा सा निफ्टी परफॉर्म नहीं करा। अदरवाइज दोनों पॉकेट्स देखिए क्या बढ़िया स्ट्रेंथ के साथ आज की ट्रेडिंग सेशन में कामकाज करती हुई। इवन ब्रॉडर मार्केट्स देखिए, मिड कैप्स 1/3% का उछाल, स्मॉल कैप्स आपकी स्क्रीन पर आएगा पॉजिटिव बायसनेस के साथ ब्रेथ इस समय नजर आएगी। ऑलमोस्ट 5:3 का रेशियो, जितने शेयर ट्रेड हो रहे हैं अभी भी 60-65% शेयर्स इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं। ये है फ्राइडे का सेशन, ये है अच्छा मूव पूरे भारतीय बाजारों में आज के दिन भी। इस तरह की इवेंट पैक्ड, इस तरह की सरप्राइज स्प्रिंग अप करना मॉनेटरी पॉलिसी एमपीसी का, उसके बावजूद देखिए डटे खड़े हुए आपको नजर आएंगे। बढ़िया सेशन जाता है और वीरू कॉन्फिडेंट शायद इन्हीं सबको देखते हुए आगे के लिए। आप कुछ कहना डायरेक्टर साहब? चलिए अब क्विकली आज के सारे टॉप कॉल्स लेने की शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले कविता जी के पास जा रहा हूं। कविता जी हाय, गुड आफ्टरनून मैम। क्या रडार पे कविता जी आज का इस समय का टॉप कॉल? ओके, वेरी गुड आफ्टरनून आशीष जी, वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेल, टॉप कॉल इज लाइक नॉट ओनली ऑफ इस समय मार्केट सेटअप को देखते हुए बैंक निफ्टी और इवन आईसीआईसीआई बैंक के जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, 830 का अगर ऑप्शंस के आप स्टेट्स देखें तो 830 पर कॉल जो है, कॉल राइटर्स जो है वो बैक फुट पर आते हुए दिखे और वहीं पुट राइटिंग भी बिल्ट होते हुए दिख रही है। सो मुझे लगता है आईसीआईसीआई बैंक को ऑन डिप्स खरीदना चाहिए, नॉट ओनली फॉर टुडे। मुझे लगता है मंडे तक का भी अगर सेटअप देखें तो आईसीआईसीआई बैंक अंटिल एंड अनलेस 825 के लेवल्स को होल्ड करता है, डिप्स में इसको खरीदने की चेष्टा करनी चाहिए। There is upside, मुझे लगता है 845, 850 के टारगेट्स आते हुए दिखेंगे। So buy at dips until and unless 825 को ये होल्ड किए। बढ़िया। आज निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखाइए। जब मैं कह रहा हूँ रिलायंस, एचडीएफसी ट्विंस थोड़ा सा दबाव बना रहा, तो देखिए कंट्रीब्यूशन कहां से आ रहा है। ये वो हैवीवेट आईसीआईसीआई बैंक,
सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता हुआ 0.25% का उछाल, कोई इन्फोसिस, कोई एसबीआई, कोई भारती। एसबीआई और भारती के ध्यान रखिए, रिजल्ट्स अवेटेड। एसबीआई कल सैटरडे को और भारती जब हम लौट के आएंगे मंडे के ट्रेडिंग सेशन में तब उसके नंबर्स आ रहे होंगे। सारे स्टॉक्स बढ़िया मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। ये काफी हद तक उस हैवी वेट्स के प्रेशर को निगेट करने में आपकी इस समय मदद करते हुए। रखिए आईसीआईसीआई बैंक रडार पे 845, 850 और क्या मूव आया, सब 700 लेवल से अब 850 तक जाने की आईसीआईसीआई बैंक तैयारी करता हुआ। गाबा सर गुड आफ्टरनून। गाबा सर को दिखाइए जरा स्क्रीन पे। मैंने सुना आप झंडा लगाने की सोच रहे थे, पीछे हटा क्यों दिया आपने? वो बरोबर लगा ही, थोड़ा दूर लग गया। अभी आज कल छुट्टी है, कल तो बरोबर अच्छी तरह लगा दूंगा यहाँ पर। क्योंकि जय हिंद होना चाहिए। 75 इयर्स हुए हमारे आजादी को। यस, तो बस डन है। मैं भी अपने डायरेक्टर साहब मेरे पीछे भी मंडे के लिए झंडा लगाइएगा प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल डन। गाबा सर, आज का इस समय का प्रेफर्ड ट्रेड कोई डिफेंस स्टॉक तो नहीं है? नहीं, डिफेंस स्टॉक नहीं है, लेकिन अच्छा। एक बात पक्की है कि 2 दिन आज का जो है, कल का जो बार बना था आउटसाइड डे बार बना था, परसों भी आउटसाइड डे, और आज बना है इनसाइड डे, बहुत नैरो बार। ये 4 दिन का जो बार स्ट्रक्चर है ठीक नहीं है। कल का हाई पार करना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए, कल का लो पार करना पड़ेगा लोअर नीचे आने के लिए। और आप बता रहे ट्यूसडे छुट्टी है तो मंडे भी लगता है डेड डे रहेगा। लगता है ट्रेंड बनेगा वेडनेसडे से। लेट्स सी। फिलहाल मैंने चुना है वो आपकी दिल्ली की बात थी, गैस का दाम बढ़ा हुआ है तो महानगर गैस लिमिटेड, वो क्यों पीछे हटे? मुझे लगता है कि महानगर गैस लिमिटेड में कप मिलना चाहिए। अपसाइड टारगेट करीब 800 के हैं और भी हायर जोन देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप होगा 785 महानगर गैस लिमिटेड। बाय। एमजीएल, चलिए आप देखें, इट्स बाय 791 पे 2 पाई ट्रेड आए। मैं एक बस बात आईसीआईसीआई बैंक के संदर्भ में कहता हूँ। आईसीआईसीआई बैंक अगर 834 पे, ये कविता जी की कॉल है, अगर आज यहाँ पर क्लोज हो जाता है तो 2 स्टॉक फ्यूचर्स बैंकिंग में, एक आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई, अपने करियर के ऑल टाइम हाई से मात्र, मतलब सेकंड बेस्ट लेवल पे क्लोज हो गए। आईसीआईसीआई बैंक का ऑल टाइम हाई क्लोज है करीब करीब 834 रुपए 25 पैसे। तो एक अच्छा ट्रेड कविता जी ने पिक किया। इसका ऑल टाइम हाई क्लोज है 842 रुपए, जो कि क्लोज हुआ था ये 25 अक्टूबर 2021 को। ओके, 2 स्पॉटिंग हो चुकी है प्रकाश का बसर की कविता जी की। मानस गुड आफ्टरनून, आप क्या पिक कर रहे हैं बताइए। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए केमिकल स्पेस पे रहेंगे। मॉर्निंग में भी मैंने नवीन फ्लोरिन मेंशन किया था और उसके टारगेट अचीव हो गए। अब आई थिंक एसआरएफ पे ध्यान देना चाहिए। देखिए एसआरएफ ने 3 दिनों की कंसोलिडेशन के बाद 2475 का अहम रेजिस्टेंस ब्रीच किया है। आई थिंक यहाँ पर 100 रुपए का आपको देखने को मिलेगा। तो 2600 रुपए के टारगेट के लिए एसआरएफ में खरीदारी करेंगे 2460 के स्टॉप लॉस से। और कॉल ऑप्शन में भी ट्रेड ले सकते हैं। जो 2500 का कॉल ऑप्शन है वहां पर आप खरीदारी करिए। 2500 जो कॉल ऑप्शन है उसके भाव 92 के आसपास चल रहे हैं, वहां खरीदारी करिए 64 के स्टॉप लॉस से 160 रुपए के टारगेट के लिए। एसआरएफ याद रखिएगा। नवीन फ्लोरिन आज एक कॉल थी 12 बजे के कार्यक्रम में फ्यूचर एक्सप्रेस में, मेरे ख्याल से ये गौरव बिस्सा थे। एक तो उन्होंने 4500 की कॉल दी थी, वो गजब चली। आई मीन 131 की कॉल आखिरी टाइम में 180 पे देख के आया था। और आप एसआरएफ बता रहे हैं, जरा प्लीज एसआरएफ चार्ट लेके आइएगा स्क्रीन पे। क्या कर रहा है आपकी स्क्रीन पे? एसआरएफ 2502। यस, देखिए नंबर्स अच्छे थे, लेकिन नंबर्स के बाद भी ये स्टॉक अगर आप देखिए बहुत रिएक्शन नहीं दे पा रहा था। लेकिन एसआरएफ ने आज 31 मई के हाई को क्रॉस कर दिया। इट्स डूइंग वेल एट डे हाई। यस, बहुत अच्छी स्पॉटिंग है मानस, वाकई अच्छी स्पॉटिंग है। और जब अच्छी स्पॉटिंग होती है आई थिंक उसे सपोर्ट करने का मन करता है। नवीन फ्लोरिन 12 बजे का कॉल भी अच्छा था और ये कॉल भी अगर आप देखें काफी अच्छे। क्लियर कट चार्ट है। 3 ट्रेड्स हो गए। आशीष बहती जी, आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या रहेगा बताइए, किसको लेकर आगे बढ़ेंगे आप? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी, एसीसी काफी अच्छा लग रहा है। जिस हिसाब से पूरा सीमेंट सेक्टर में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है आज के पूरे डे में। हमें लगता है कि एसीसी में भी एक यहाँ से अप मूव देखने को मिल सकता है। तो 2225 का एक स्टॉप लॉस लगाकर 2290 के टारगेट के लिए एसीसी में खरीदारी की सलाह रहेगी। इसको अगर ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करना है तो इसका जो 2280 का कॉल है उसमें खरीदारी की जा सकती है। 32 रुपए के करीब ये चल रहा है। 25 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। 44 के टारगेट्स के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है। एसीसी रडार पे रखें भाई। 2280 का कॉल भी लिया जा सकता है आने वाली तेजी को देखते हुए। सतुते साहब, वो शुगर पे तो बात हुई थी आपका, लेकिन इस समय का प्रेफर्ड स्टॉक कौन सा?
आशीष जी देखिए, उसके पहले थोड़ा सा एक मॉर्निंग का एक व्यू लेता हूँ मैं। कोलगेट हमने जो बाय दिया था 1640 के टारगेट के लिए, तो ये 1625 के आसपास का हाई यहाँ पे बना रहा है, तो सिर्फ स्टॉप लॉस को ट्रेल करे 1600 पे, यानी इन द मनी हो जाओगे, यानी एट द मनी हो जाओगे। और 1640 1660 ये टारगेट जो है वो अभी भी इंटैक्ट रहेगा। सो कोलगेट ये रनिंग कॉल रहेगा। कुछ नया देना है तो देखिए, मेरी नजर जैसे कि मैंने कल भी बात की आईटी स्टॉक से, एम्फोसिस देखिए, एम्फोसिस का पैटर्न बढ़िया है। इट्स इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन, इट इज ट्रेडिंग वेल अबाउट 50 डीए में। यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग ऑलरेडी हो चुके हैं, आप लोग टेक्निकली हम इसे बेयर ट्रैप कहते हैं। तो ये जो सिचुएशन पैन आउट हो रही है, तो लगता है कि यहाँ से अच्छा चलेगा एम्फोसिस। तो इसका जो टारगेट बनता है एम्फोसिस का, तो इट्स अ बाय इन एम्फोसिस अबाउट 2400, अभी 2411 के आसपास, यानी 10 रुपए ऊपर है। 2400 के ऊपर आप इसे बाय करें। स्टॉप लॉस रखे 2365 का, 2360 का, 2370 के आसपास स्टॉप लॉस प्लेस करें। और इसका टारगेट बढ़िया लग रहा है मेरे हिसाब से, ये 2500 2520 तक जाना चाहिए। तो एम्फोसिस इज अ बाय। एम्फोसिस आईटी फिर रडार पे, खरीदारी करने का मन। कई सारे स्टॉक्स देखिए क्या बढ़िया मूव कर रहे हैं। अभी एसआरएफ देखा था आपने, अभी एम्फोसिस देखिए, कोलगेट देखिए, ये सारे स्टॉक्स क्या बढ़िया आज की ट्रेडिंग सेशन में इस समय बढ़िया अपटिक्स, 2 o'clock फैक्टर कह लीजिए, बहुत अच्छे मूव्स बनते हुए। अच्छा, एक टीजर दे देता हूं। 4 का चौके की जो पहली कड़ी है, आज का सस्ता ऑप्शन मानस से लेंगे हम लोग कुछ ही देर बाद। तो मानस आई एम श्योर प्रिपेयर कर रहे होंगे उसके लिए, लेकिन उससे पहले अब राजेश अग्रवाल साहब के पास जाना है, कोलकाता। राजेश जी, थोड़ा मार्केट्स पे बाद में आता हूं, पहले कुछ बढ़िया वाला टेक्नो फंडा कॉल वगैरह हो। पिछली बार आप देखे गए थे कौन सा वेस्ट कोस्ट पेपर, अरे अगले दिन अगले मंडे को मेरे ख्याल से पेपर में क्या बढ़िया मूव बना था और सारे एग्रेसिव टारगेट्स अचीव हो गए थे 1-2 दिन में ही। आज क्या लेकर आए सर? देखिए, इस वक्त मुझे लगता है जिंदल स्टील एंड पावर पर ध्यान देना चाहिए। 3.6 मिलियन टन पर एनम के साथ कोल बेस स्पॉन्ज आयरन की सबसे बड़ी कैपेसिटी है, 121 मीटर की रेल बनाती है। और इस तिमाही के नतीजे जो आए थे ऑपरेटिंग लेवल पे बहुत शानदार आए थे। 4 कोल ब्लॉक्स इनको मिल चुके हैं और जब ऑपरेशनल हो जाएंगे तो वहाँ से इनके मार्जिन्स पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इंटरनली इनको रॉ मटेरियल की सप्लाई होने लगेगी, कोल पे दूसरों की डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी ने ये कहा, मैनेजमेंट ने ये लगातार कहा है कि आने वाले 1 से 1.5 साल में ये डेट फ्री होने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ से एक बहुत बड़ा जंप होगा। अदरवाइज़ भी अगर आप देखें तो ऊपर से जिस तरह का करेक्शन हो गया है, वैल्यूएशन बहुत ही शानदार हो गए हैं। मुझे लगता है कि बहुत छोटी अवधि की कोई बात करता है तो 425 430 के टारगेट्स रख सकता है, बट अगर थोड़ा लंबा नज़रिया रखे तो बड़े टारगेट भी हो सकते हैं। आपकी आज की कॉल है जेएसपीएल, और जनाब हम इसको नोट कर लेते हैं 393.60 पे। आशीष ने बिल्कुल सही कहा, वेस्ट कोस्ट पेपर ने क्या गजब का मूव दिया। और एक और चीज़ याद रखिएगा, कुछ समय पहले आप, इनफैक्ट कल आपने यतिन को सुना होगा एक स्टॉक के बारे में बात करते हुए, क्या चल लिया है, हमें बात कर रहे थे जब वरुण बेवरेजेस की। ये राजेश जी की एक और कॉल थी और मुझे अच्छी तरीके से याद है, बहुत बार इसका उन्होंने मेंशन किया, बाय वरुण बाय वरुण बाय वरुण। और आज 1038 के स्तर पे यतिन ने भी कल मेंशन किया था, ऑल टाइम हाई पे वरुण बेवरेजेस। वाकई सर आपकी डिलीवरी कॉस्ट बेहद शानदार होती है। और शीश शर्मा एक दिन बात भी कर रहे थे, इनफैक्ट यही बहुत अच्छी स्पॉटिंग है। हाँ, एक काम करते हैं, अब विषय को थोड़ा सा बदलते हैं और यहाँ पे चलते हैं अब कॉल्स, जो हमारा 4 का चौका सेगमेंट है उसकी बात करते हैं। आज का सस्ता ऑप्शन जो है वो आएगा मानस जायसवाल जी के सौजन्य से। और बताइए मानस, हालांकि आपने शुरू में ही ऑप्शन में दाव खेल दिया है, कोई और ऑप्शन पिक किया आपने, बताइए। बिल्कुल, देखिए सीमेंट क्षेत्र में बहुत बाइंग इंटरेस्ट है, बहुत सारे स्टॉक्स ने ब्रेकआउट दिया है और उनमें से एक अल्ट्राटेक है जिसने 200 दिनों के मूविंग एवरेज को अभी कुछ दिन पहले ब्रीच किया था। उसके बाद कंसोलिडेशन देखने को मिला और आज 4 दिनों के कंसोलिडेशन के अपर बैंड को स्टॉक ने ब्रीच किया है, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो मेरा समझ है कि यहाँ पर एक शार्प आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए अल्ट्राटेक का 6800 कॉल ऑप्शन लेंगे, 6800 वाला कॉल ऑप्शन लीजिए। 160 161 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। 119 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करिए 140 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, अल्ट्राटेक सीमेंट एसीसी पिक किया यहाँ पर अभी अभी आशीष बहती जी ने, और आप अल्ट्राटेक सीमेंट की 6800 की कॉल पिक कर रहे हैं। आइए देखते हैं मानस जी की इस ट्रेड के बारे में क्या खूबी है। यस, क्लीन चार्ट, बिल्कुल क्लीन चार्ट। डायरेक्टर साहब एक काम कीजिएगा, इसके चार्ट को लेके आइए स्क्रीन पर और उस पर एक 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ड्रॉ कर दीजिए। देखिए क्या क्या बीच में खबरें नहीं आई।
कॉस्ट प्रेशर, आई मीन, और साथ ही साथ अगर आप देखें आपका प्राइसेस का स्ट्रॉन्ग नहीं होना। फिर अगर आप देखें खबर ये भी आई थी कि सीसीआई ने यहाँ पर कुछ एलिगेशंस आए थे, आई मीन, उसके बावजूद अगर आप देखें ये स्टॉक चला। आज ये 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। शानदार ट्रेड, बिल्कुल क्लीन ट्रेड। आई मीन, मानस के 2 ट्रेड्स जो रहे ना, बिल्कुल बहुत क्लीन ट्रेड। 173 पे ऑप्शन ट्रेड करता हुआ 6800 की कॉल। याद रखिएगा इस टाइम इसने 11 अप्रैल के हाई को टेस्ट करने की टेंडेंसी को डेवलप कर लिया है। तो आशीष, 2 सीमेंट स्टॉक्स और दोनों की दोनों बहुत क्लीन चार्ट। आशीष, वरुण बेवरेजेस से याद आया, आज आप लोग को पता है इंटरनेशनल बियर डे है। बैती साहब को आपने कहूँगा विश नहीं करा। बैती सर, यूबीएल का चार्ट नहीं देखोगे क्या आज? आई थिंक सर स्टॉक में कुछ खास मूवमेंट है नहीं, सुबह से वहीं फॉरवर्ड कर रहा है। पता चला बोलने के बाद हमारे जी, वहीं पर हॉवर कर रहा है, तो अभी तो नहीं, यूबीएल में कोई खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी। अरे राजेश सर, एक वो कैलकुलेशन चाहिए था। ये नहीं, राजेश अग्रवाल सर के पास कैलकुलेशन ये है कि वीरू की आईजीएल के दाम जो है गैस के, पाइप्ड गैस के, 2 रुपए 60 पैसे पर यूनिट बढ़ गए। उधर सरकार जो है खाद्य तेल 10 से 12 रुपए कम करा रही है। वीरू को नेट नेट फायदा होगा कि नुकसान होगा? अब वो तो ये देखना पड़ेगा कि ये गैस यूज़ कर रहे हैं या खाद्य तेल यूज़ कर रहे हैं, बट मुझे तो लगता है कि नेट नेट फ़ायदा ही होने वाला है, क्योंकि पकोड़े ज़्यादा तल रहे होते हैं ये अक्सर बारिश के मौसम में, मैंने सुना है। तो कंजम्पशन घर में खाद्य तेल का ज़्यादा है इनके। नहीं, तेल का कम है, आप यकीन मानिए। मैं बता रहा हूँ आशीष, लास्ट फ्राइडे को मैंने एक डिश बनाई थी, ट्विटर पे फोटो भी डाली थी। हाँ, वो चाइनीज वो था फ्राइड राइस। हाँ, राइस और चाइनीज चिली पनीर, है ना? हाँ। पनीर चिली। हाँ, उस दिन मैंने बिना तेल के खाना बनाया। अरे यकीन मानिए, उस दिन मैंने बिना तेल के खाना बनाया। नहीं, तो वो विधि एक डेवलप कर रहा हूँ। अब मैं आपको एक यूट्यूब में एक डॉक्टर साहब हैं, उनकी एक बताऊंगा, उनका जो उनकी प्रोसीजर है, वो बिना तेल से खाना बनाने का प्रोसीजर बताते हैं। अच्छा लगा और उसको मैंने टेस्ट किया उस पर, तो अच्छा लगा मुझे वो, लेकिन वो बिना तेल के खाना था। और रही बात आईजीएल की, इस्तेमाल करता हूँ मैं। अच्छा, इस बीच डाबर इंडिया के सीईओ मोहित मल्होत्रा साहब जुड़ते हुए अपने तिमाही नंबर्स पे, और आपने नोटिस करो, एक जरा 3 महीने का चार्ट पर खोल के दिखाई डायरेक्टर साहब, बहुत बढ़िया मूव बना है। वैसे एफएमसीजी एज स्पेस में अच्छा मूव बना था। मैं कहता 21 जून के आसपास 500 के लेवल वाला डाबर 550 के आसपास के जोन्स पर इन ट्रेडिंग सेशंस पे, चुनिंदा ट्रेडिंग सेशंस पे। देखिए क्या बढ़िया मूव। खैर मोहित जी, स्वागत है आपका। मिले जुले क्या, हमने जो एक्सपेक्ट करा था बैंग इन लाइन टाइप नंबर्स, जो एक्सपेक्ट किया स्ट्रीट ने, आपने डिलीवर करके दिया, पर फिर भी वो ग्रॉस मार्जिन जो हैं काफी मल्टी ईयर लोज के आसपास इस समय नजर आ रहे हैं। ये क्या स्थिति है सर? इन्फ्लेशनरी हेडविंड्स, वो कॉम्पिटिटिव प्रेशर, ये क्या अभी भी कंटिन्यू होगा, अभी भी वे करेगा अर्निंग्स पे, या कुछ रिस्पाइट आप एंटिसिपेट कर रहे हो? थैंक यू आशीष जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो ओवरऑल ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट थोड़ी सी तो चैलेंजिंग है अभी भी, बिकॉज इन्फ्लेशन काफी है और 9% की इन्फ्लेशन है। लास्ट ईयर इसी टाइम पे 10% की इन्फ्लेशन थी, उसके ऊपर 9% है, और अगले क्वार्टर भी हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि 10% इन्फ्लेशन रहेगी, जबकि हमने प्राइस इंक्रीज ले लिए हैं 5-6% के, बट इन्फ्लेशन मार्जिन के ऊपर वे कर रही है। समृद्धि बेनिफिट वगैरह हम लोग कॉस्ट सेविंग करते हैं, तो उससे अराउंड 15-20 करोड़ की सेविंग आई है, बट इन्फ्लेशनरी बेनिफिट तो है। पूरे साल में आई थिंक हम लोग मेंटेन करेंगे अपने मार्जिन, क्योंकि सेकेंड हाफ में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन्फ्लेशन थोड़ी सी कम हो जाएगी और वो लैप ओवर करेगी, क्योंकि लास्ट ईयर सेकेंड हाफ में 12% इन्फ्लेशन थी। अगर 8-9% भी रहती है और प्राइस इंक्रीज आता है, तो सेकेंड हाफ के अंदर मार्जिन जो है वो अच्छे होंगे। और जहाँ की आपकी बात है कि मल्टी ईयर लो चल रहे हैं मार्जिन, वैसा नहीं है, क्योंकि प्री कोविड हमारे जो अर्निंग्स या मार्जिन थे वो थे 19% के। कोविड के टाइम पे क्योंकि च्यवनप्राश, हेल्थ केयर, इम्यूनिटी प्रोडक्ट्स बहुत बिके कोविड में,
तो उससे मार्जिन अराउंड 100 बिप्स बढ़ गए। तो अब पोस्ट कोविड अब फिर से वो मार्जिन स्टेबलाइज हो गए हैं, तो ये बैलेंसिंग हो गई है हमारे मार्जिन की। तो जितने प्री कोविड थे उससे तो अभी भी 90 बेसिस पॉइंट्स हायर ही चल रहे हैं हम लोग, तो इतना कुछ वैसा मार्जिन प्रेशर नहीं है कंपनी में। यहाँ पर आप जब देखते हैं एनालिसिस, लास्ट ईयर के मुकाबले अभी थोड़े से कम दिखेंगे बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन प्रेशर, पर ओवरऑल बिजनेस हमारा अच्छा परफॉर्म किया है। हमारी वॉल्यूम ग्रोथ 5% है और 10.3% है कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ हमारी ओवरऑल बिजनेस की, और तीनों बिजनेस सेगमेंट्स हेल्थ केयर, पर्सनल केयर और फूड्स ठीक चले हैं। अच्छा, आपने कहा 5-6% के आपने प्राइस हाइक्स लिए, ये प्राइस हाइक्स या कमेंजरेट थे? जितना इन्फ्लेशनरी प्रेशर, जितना इनपुट प्रेशर आ रहा था वो पूरा पास ऑन हो पाया था? दूसरा, जब आप कह रहे हो सेकेंड हाफ में थोड़े से इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स रिड्यूस होंगे, तो मैं एक्सपेक्ट करूं मार्जिन्स में एक्सपेंशन एटलीस्ट सेकेंड हाफ में इन लेवल से देखने को मिलेगा। राइट, तो सेकेंड आंसर पहले कि हाँ, सेकेंड हाफ के अंदर मार्जिन एक्सपैंड करने चाहिए हमारे, क्योंकि फर्स्ट हाफ में समर्स होती है ज्यादा, तो समर्स में जूसेस ज्यादा बिकते हैं और जूसेस के अंदर मार्जिन थोड़े कम होते हैं एज कम्पेयर टू हेल्थ केयर। विंटर्स में हेल्थ केयर ज्यादा बिकती है तो मार्जिन ज्यादा होते हैं, तो मार्जिन सेकेंड हाफ में इनवेरिएबली एक्सपेंशन होती है ट्रेडिशनली बिजनेस में। एंड दिस टाइम क्योंकि इन्फ्लेशन कम होगी तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्जिन बढ़ेंगे हमारे। सो दिस इज देयर। एंड पहला क्वेश्चन आपका क्या था सर? मुझे एक, अच्छा मैं इसी को फॉलो अप लेता हूं। अब जब इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स थे आपने पास ऑन करे, जब कूल ऑफ होगा तो हमें कुछ वापस किकबैक नहीं मिलेगा क्या, या हमें आदत पड़ गई अब महंगे प्रोडक्ट की तो वो ऐसे ही रखा जाता है? आपने ऐसे बीच में ग्रामेज भी रिड्यूस किया था क्या? ऐसा भी होता है क्या डाबर पे? हम लोग कमोडिटी मार्केट्स के अंदर नहीं है जहाँ पे फ्लक्चुएशन करते रहते हैं, तो देयरफॉर जब आप प्राइस इंक्रीजेस लेते हो, आधा प्राइस इंक्रीज तो इंटरमीडियरीज में ही चला जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेल एक्सेट्रा, और वहां से वापस किकबैक नहीं आता है। तो ये तो परमानेंटली करेक्शन होती है। हाँ, अगर कोई कमोडिटी हो जैसे खाद्य तेल वगैरह की आप बात कर रहे थे, वहां पे अगर इन्फ्लेशन कूल ऑफ होती है तो वो कंज्यूमर्स को पास ऑन कर दिया जाता है, विच इज नो कमोडिटी गेम। बट हम लोग तो ब्रांडेड प्लेयर्स हैं, जनरली रिवर्सल प्राइस इंक्रीजेस का कम ही होता है until डिफ्लेशन बहुत ज्यादा हो गई और कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स होते हैं, तो तभी तो अर्निंग्स आई थिंक शुड बी बेटर इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर इन माय व्यू। वही जी, एक और चीज़ मैं इनफैक्ट आपके अंतर्राष्ट्रीय कारोबार को, इंटरनेशनल बिजनेस को दिखाता है, जहाँ क्योंकि डॉलर काफ़ी स्ट्रांग है तो उस प्रोस्पेक्टिव से बात करनी काफ़ी ज़रूरी है। स्पेशली अगर आप देखें आपका नेपाल में, साउथ अफ्रीकन अगर आप देखें रीजन में, टर्की में सब्सटेंशियल ग्रोथ दिखी गई है, तो वहाँ से एग्जैक्टली अगर आप देखें टोटल में रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन क्या रहा और आगे भी ग्रोथ कैसी देख रहे हैं आप सेकेंड हाफ में? तो इंटरनेशनल बिजनेस तो बहुत टर्बुलेंट टाइम से गुजर रहा है, स्पेशली रशिया वॉर के बाद तो काफी टर्बुलेंट टाइम है। हमारा बिजनेस टर्की में 88% से ग्रो हुआ है, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेशन जो है वही 89% है, बिकॉज इकोनॉमीज इतनी फ्रेजाइल है इंटरनेशनल में। ये सब डॉलर डिनोमिनेटेड इंपोर्ट करती थी और डॉलर अब स्ट्रेंथन हो गया है, उस वजह से ये करेंसीज डिप्रिसिएट हो गई हैं। जबकि हम देखते हैं कांस्टेंट करेंसी में टर्की 88 है, बट जब मैं उसको ट्रांसलेट करता हूँ इंडियन रुपी के टर्म्स में मुझे रियलाइज होता है 6-7%। तो ट्रांसलेशन का लॉस आ गया 60 करोड़ का हमारे पास ट्रांसलेशन का, पर 6-7% ग्रोथ अभी भी है, बिकॉज कैप्टिव मार्केट कांस्टेंट करेंसी में तो बहुत अच्छी ग्रो कर रही है। इजिप्ट हमारे लिए अच्छा चला, 17-18% की वहां पे ग्रोथ है। नेपाल के अंदर तो पेग्ड करेंसी है, तो वहाँ करेंसी का कोई इम्पैक्ट नहीं है, वो 30% से हमारी ग्रो करी है। सब सहारा अफ्रीका जो है, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, कीनिया, वो सब मार्केट्स अराउंड 37% से ग्रो करी है। सो ओवरऑल इंटरनेशनल बिजनेस इज इन अ गुड पोजीशन। थोड़ा सा प्रॉब्लम हमें नॉर्थ अमेरिका में है, जहां लास्ट ईयर बहुत डोज दी थी और अब इन्फ्लेशन ज्यादा हो गई है, तो कंजम्पशन का थोड़ा प्रेशर है, और जैसे रेट बढ़ रहे हैं यूएस वगैरह में, तो वहाँ कंजम्पशन थोड़े से प्रेशर में है, तो वो है। दिस इज द मिक्स, पर ओवरऑल इंटरनेशनल बिजनेस आई थिंक इंडिया की तरह ही ग्रो करेगा हमारे लिए। और प्राइस इंक्रीजेस बहुत ज्यादा हुए, एक तो इन्फ्लेशन के कारण प्राइस इंक्रीजेस है वहाँ पे, दूसरा करेंसी डेप्रिसिएशन के कारण भी प्राइस इंक्रीज है, क्योंकि इंपोर्ट करके हम सामान बेचते हैं काफी वहाँ पे।
में दो सवाल और मोहित सर। एक तो कई लोगों को जो इंप्रेस कर रहा था आपका डोमेस्टिक बिजनेस, शायद वहां पे वो रिसर्च इनपुट है कि 3 ईयर के वॉल्यूम CAGR 8% के आसपास था, तो इंडस्ट्री लीडिंग था, शायद आपने मार्केट शेयर भी गेन करा हो इस दौरान। पर आपने खुद ही मेंशन करा वो कोविड टाइम्स, च्यवनप्राश, कोविड टाइम्स आपका हेल्थ पोर्टफोलियो वो बहुत अच्छा कर गया। अब जब पोस्ट कोविड एनवायरनमेंट में इस तरह का मोमेंटम, इस तरह की इंडस्ट्री लीडिंग परफॉर्मेंस अब आगे कंटिन्यू हो पाएगी क्या? आप लोग क्या प्रोजेक्ट कर रहे हो? नहीं, सो वैसा नहीं है। डाबर का ना बड़ा डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। हमारा हेल्थ केयर बिजनेस 30% है, हमारा फूड बिजनेस 25% है, और HPC हमारा बिजनेस जो है अराउंड 45 to 50% है। तो हमारा जो जब कोविड था तो हेल्थ केयर पोर्टफोलियो 30% वाला 35% हो गया, वो बहुत अच्छा चला। अब कोविड कम हो गया तो हमारा फूड बिजनेस बड़ा फायर किया है। फूड बिजनेस, रियल जूसेस वगैरह 50% से ग्रो करे हैं, हमारे ड्रिंक्स बहुत अच्छी करी हैं। और जो हमारा HPC बिजनेस है, हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, होम केयर, एयर फ्रेशनर, स्किन केयर, उसकी भी 15-20% से ग्रोथ आई और CAGR है। और जो हेल्थ केयर बिजनेस है उसका CAGR 10% है। अभी आप देखोगे डिक्लाइन है क्योंकि कोविड में बेसिस हाई हो गई थी, अभी कम है, बट ओवर 3 इयर्स देखो तो 10% का CAGR हेल्थ के अंदर हमारा चल रहा है। और च्यवनप्राश और हनी के अंदर हमने मार्केट शेयर गेन किए, जैसे आपने ठीक ही बोला, अराउंड 190 बेसिस पॉइंट हनी में गेन किया है, च्यवनप्राश में 240। जो नए प्लेयर्स घुसे थे हनी और च्यवनप्राश में, उनका मार्केट शेयर आधा हो गया है, बिकॉज वो नए प्लेयर्स थे। क्रेडिबिलिटी हेल्थ केयर में नए प्लेयर्स की नहीं होती है, इसीलिए वहां पे कम हो गया है। तो दैट्स वेयर वी आर। अच्छा मोहित सर, जाते जाते एक आखिरी सवाल, अब आप एक आखिरी सवाल, वो आजकल वो रह रहे कि रूरल डिमांड रिलेटेड कंसर्न्स आती हैं और कई लोग मानते हैं कि डाबर का आगे का आउटलुक उसके चलते डेंट ना हो जाए। वाकई बहुत कमजोर रूरल डिमांड है क्या इस समय? नहीं, फ्रॉम सिंडिकेटेड डेटा जो बताता है वो तो बताता है कि रूरल डिमांड 2.5% से कम है, अर्बन डिमांड जो है वो फ्लैट है। अर्बन डिमांड इसलिए ठीक चल रही है क्योंकि बॉयंसी है नए चैनल्स में, ई कॉमर्स में और कैश एंड कैरी में और मॉडर्न ट्रेड में। अब मार्केट्स ओपन हो गई हैं तो लोग बाहर जाके लेना पसंद करते हैं। GT बिजनेस कम है, सुपरमार्केट सेल्स हैव गॉन अप। रूरल के अंदर जो है वो 2.5% से डिमांड सिंडिकेटेड डेटा बताता है कम है, पर हमारी तो डिमांड रूरल में अभी भी ज्यादा है, बिकॉज डाबर ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं रूरल के अंदर। हमने नए सब स्टॉकिस्ट बनाए हैं, योद्धाज अपॉइंट किए हैं, 1500 से ज्यादा योद्धाज आ गए हैं। रूरल विलेजेस, इस साल हमारा 1 लाख विलेजेस में एंट्री का टारगेट है। उसके चलते हमारा रूरल बिजनेस 8.5% से ग्रो किया है, एज कम्पेयर टू अर्बन बिजनेस 8% से ग्रो किया है। मॉडर्न ट्रेड अराउंड 43% से ग्रो किया है। तो हमारा रूरल बिजनेस तो अभी भी रिजिलियंट है, पर थोड़े से क्रेडिट प्रेशर्स वगैरह हैं रूरल में, जिसके लिए हम क्रेडिट एक्सटेंशन दे देते हैं अपने सुपर स्टॉकिस्ट और सब स्टॉकिस्ट को, वो मैनेज कर रहे हैं। चलिए मोहित सर, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। इसे डाबर के मैनेजमेंट। मैं आता हूं डाबर पे, अग्रवाल सर आपके पास, लेकिन क्योंकि समय निकला जा रहा है, पहले आपका वो 4 का चौके का अगला एलिमेंट आपके हवाले है सर, वो मिड कैप फंडा पिक कौन सी है सर? देखिए, मिड कैप के तौर पे मुझे लगता है कि ऑटो एंसिलरी स्पेस बहुत अच्छा चल रहा है और आने वाले दिनों में भी जैसे ऑटो में डिमांड बढ़ती जा रही है, ऑटो एंसिलरी स्पेस अच्छा करेगा। इस कड़ी में हम पहले भी FIM इंडस्ट्रीज़ की चर्चा कर चुके हैं और मैं समझता हूं कि अभी इतनी बढ़त के बाद भी इसमें बहुत अच्छा स्कोप बचता है, वहाँ खरीदारी करनी चाहिए। कंपनी जो है वो लाइटिंग में एकदम अग्रणी कंपनी है, जिसमें 50 से ज़्यादा OEM प्लेयर्स के साथ उनका करार है। EV में बड़ी बढ़त बना रहे हैं, कैपेक्स कर रहे हैं, नेट कैश बैलेंस शीट है। अगर पिछले साल की पूरी कमाई देखो तो 72 रुपये के आसपास की अर्निंग आई हुई है और जो हमारा अनुमान है कि FY24 तक 90 रुपये की अर्निंग हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र, साथ में 20 रुपये का डिविडेंड भी इस बार दिया था, और इन सब चीज़ों के मद्देनज़र अगर आप देखें तो वैल्यूएशन हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं। और जिस तरह की बढ़त ऑटो में और EV के स्कोप बनते जा रहे हैं, उन सब चीज़ों को देखते हुए FIM हम खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। छोटी अवधि की बात की जाए तो 1740-1750 का टारगेट लिया जा सकता है, लेकिन बड़ी अवधि में और भी बड़े टारगेट्स हो सकते हैं।
रखिए भाई, आज का मिड कैप फंडा पिक बन गया है फीएम इंडस्ट्रीज। अच्छा राजेश सर, डाबर 575 पे या फिर आईटीसी 310 पे? आईटीसी 310 पे, बट मैं साथ में ये जोड़ूंगा कि डाइवर भी ख़राब नहीं है, ऊपर के लेवल से अच्छा करेक्ट कर चुका है। और जिस तरीक़े से अभी हम मैनेजमेंट की कमेंट्री सुन रहे थे, एक्साइटिंग लग रहा है, रूरल डिमांड बढ़ी हुई है और जैसे जैसे सर्दियाँ आएंगी इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती जाएगी। लो मार्जिन्स प्रोडक्ट्स जो जूसेस हैं वो इस वक्त थोड़े से नंबर्स पे दबाव डाले हुए हैं, लेकिन अगर दोनों में एक को चुनना हो तो आईटीसी। दोनों में से आईटीसी, नीले निशान में जो है ना 310 पे आईटीसी, बट डाबर भी बुरा नहीं है इस प्राइस पे। लेकिन एक स्टॉक लेके आइए आप, इंडिगो, और आप यकीन मानिए 3-4 दिन पहले की जब भाव कॉपी में डाउनलोड करा था तो आई थिंक इंडिगो को देख के ऐसा कन्वर्शन बन रहा था कि पूछिए मत। उसके बाद अर्निंग्स भी ठीक ठाक आई और वहाँ से स्टॉक 2090 पे आ गया। आज समित चौहान हमारे पैनल में थे, बस किसी कारण उनका जो प्रोग्राम था वो कैंसिल हो गया। इनकी कॉल भी थी मेरे ख्याल से परसों, और कॉल ऑप्शन बहुत अच्छा लिया था इन्होंने, और इट्स ए क्लियर कट ब्रेकआउट 24 फरवरी के बाद के अब तक के सबसे हाईएस्ट लेवल पे है। और जनाब इसने अप्रैल फर्स्ट और सेकंड वीक के सारे हाईस को क्रॉस कर दिया है। क्रूड का रिट्रेसमेंट एक एडेड एडवांटेज और एक स्ट्रॉन्ग, अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं वीकेंड आता हुआ, एक एक्सटेंडेड वीकेंड आता हुआ, 2-3 एक्सटेंडेड वीकेंड पड़ रहे हैं याद रखिएगा, और अगस्त में, तो बिल्कुल एक बड़े अच्छे ट्रिगर्स हैं। मानस, इट्स ए क्लियर कट चार्ट, और आई थिंक आज के इस प्राइस को अगर मैं कंसिडर करूं तो 17 नवंबर 2021 से लेके पूरी की पूरी स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल बाइसेक्ट करता हुआ ये बहुत शानदार तरीके से। अगली ट्रैजेक्टरी क्या लग रही है, और लॉन्ग्स को कैरी करना चाहिए क्या यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए लॉन्ग्स को कैरी करना चाहिए क्योंकि कहीं पर भी रिवर्सल के साइन नहीं है। हालांकि हमने करीब 7 सेशन में 1700 से लेकर 2100 रुपए तक की रैली देखी है, लेकिन ध्यान रखिए एक फ्रेश ब्रेकआउट हमने 2050 के ऊपर भी देख लिया है, तो शायद ये रैली अभी कंटिन्यू रहेगी और 2175 या तो 2200 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल बने रहिए, लेकिन स्टॉप लॉस को थोड़ा और रिवाइज कर लीजिए ऊपर की तरफ। 2040 ये आपके स्टॉप लॉस, नए स्टॉप लॉस रहेंगे, रिवाइज स्टॉप लॉस रहेंगे, और टारगेट रहेंगे 2200 रुपए के आसपास के। यहाँ पे इंटरग्लोवेशन शानदार मूव, यहाँ पे अच्छा खासा मूव देता हुआ। मैं एक बार थोड़ा सा अब आता हूँ जरा, डायरेक्टर साहब प्लीज जो डेरिवेटिव्स की शीट ये ब्रेथ मीटर है शॉर्ट लॉन्ग का, उसको तैयार रखिएगा। एक बार जरा आप ओआई के लिहाज से देखिए आज क्या हुआ। अगर आप सेक्टर्स को स्कैन करें, याद रखिएगा हम आज भी अगर इस लेवल पे भी क्लोज होते हैं 366 पर, तो ये इस रेंज की हाईएस्ट क्लोजिंग होगी, क्योंकि कल हम हायर लेवल्स पे टिके नहीं थे, याद रखिएगा। बट आज के इस प्राइस में टॉप ओआई गेनर है ऑयल एंड गैस स्पेस, जिसमें आज याद रखिएगा गेल में काफ़ी शॉर्टिंग हुई है। अब शॉर्ट को हटाते हैं यहाँ पे, और किन किन स्टॉक्स पे लॉन्ग हुई है। सीमेंट में सब्सटेंशियल लॉन्ग, जिसमें जेके सीमेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट में, जो कि अभी मानस की कॉल भी थी, बहुत लॉन्ग क्रिएट हुआ है। इंडेक्स में याद रखिएगा आज अगर आप ओआई का कंपेरिजन करें तो बैंक निफ्टी में लॉन्ग क्रिएट हुआ है, जबकि निफ्टी में आज थोड़ी बहुत अगर आप देखें शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप हुई हैं। ये देखिए मन्नापुरम, इंटरग्लो एविएशन, टाटा कम्युनिकेशन, नवीन फ्लोरिंग, मुथूट फाइनेंस, कुछ केमिकल स्पेस के अगर आप देखें काउंटर्स जहां पे आज लॉन्ग बिल्डअप हुई है, 70 लॉन्ग्स हैं। शॉर्ट कवर कहां हुआ है? जेएसपीएल, पीआई इंडस्ट्रीज, आईओसी और रैमको सीमेंट्स और आईएक्स में। तो ये अगर आप देखें शॉर्ट लॉन्ग का है। शॉर्ट 68 12 से लेकर लगभग 2:30-3 बजे के बीच में थोड़े से शॉर्ट्स जो है वो कैपिटलाइज हुए हैं, याद रखिएगा। और आपकी स्क्रीन में जो शॉर्ट बिल्डअप हुआ है वो कहां पर हुआ है? बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, गेल, बीएल, वोल्टास, बलरामपुर चीनी, बीएचएल में लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है। ईपका लैब, बेटासॉफ्ट, पीबीआर, हनीवेल ऑटो, ये कुछ और काउंटर्स जहां पर आज थोड़ी बहुत शॉर्टिंग हुई है। एक बार एनबीएफसी, ये एफएमसीजी स्पेस लेके आइएगा, सॉरी एनबीएफसी स्पेस लेके आइएगा। यहाँ पे आज मन्नापुरम में, आईसीआईसीआई प्रू में और मुथूट फाइनेंस में 6% ओआई रेशन हुआ। प्लीज एक बार मुथूट को लेके आइएगा, आपकी स्क्रीन पे 3.44% ऊपर है। आशीष बहती जी, ये स्टॉक आज मार्च 2009 के बाद पहली बार अपने 100 डेमा को टेस्ट करता हुआ। आपका टेक क्या है आशीष जी? नया ट्रेड कोई बनता है इसमें क्या इन लेवल्स पे, या फिर कोई ऑप्शन ट्रेड? जी वीरेंद्र जी, जिस हिसाब से मूव आया है स्टॉक अभी भी, लेकिन अपने 200 डेमा से नीचे है, तो काफ़ी स्कोप है अभी भी यहाँ से रनअप के लिए। इसे ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करना थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा रिस्क रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से। 1160 की कॉल में खरीदारी की सलाह रहेगी, 37 के करीब चल रहा है।
27 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाना है और 50 रुपीज़ तक के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। किसी के पास फ्यूचर्स में अगर या कैश में लॉन्ग है तो ज़रूर बने रहे। 1120 का आप सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल करके रख ले और हमें लगता है कि इसमें 1180 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। चौहान जहाँ तक पैनल में शुमार नहीं हुए, मुझे लगता है वीरू लास्ट टाइम उनकी बातचीत से उनके गला लपक पकड़ा हुआ याद है आपको, नज़र आ रहा था। शायद तबीयत नासाज होगी इसीलिए आज बातचीत हो नहीं पाई। ठीक बात है, लेकिन अच्छा 2 स्टॉक्स और स्क्रीन्स पर आएंगे। एक तो SBI। वीरू कुछ कह रहे हो आप? नहीं, मुझे लग रहा है आपके गले से भी आपका सोमवार का उपस्थित रहना मुश्किल लग रहा है। ना मैं आपके बिना करूंगा क्या, तो मैं हूँगा। एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर के तौर पे हर्षदा भी सोमवार को होंगी ना, तो वैसे ही आने का फायदा है कि सुबह दोपहर सास बो सेंसेक्स करेंगे, कहानी खत्म। अच्छा, SBI और भारतीय एयरटेल को स्क्रीन्स पर लेकर आइए। SBI सुबह वीरू ने पूछा था कि एक्सपेक्टेशंस क्या है, तो ब्रॉडली PSU बैंक की एक्सपेक्टेशन तो मैंने समझा दी थी, लेकिन SBI की सारी रिपोर्ट्स कंगाल की अब मैं बताता हूं आपको। NII साल दर साल 17% और मुनाफे में 18% का उछाल होगा, पर Q on Q NII 3.5% बढ़ेगा, उसके सामने मुनाफा Q on Q 16% के आसपास गिरने जा रहा है। अच्छा, बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो मार्जिन्स हैं वो इंप्रूव होंगे, इवन Q on Q ईयर ऑन ईयर। लोन ग्रोथ एक्सपेक्टेड है 16-17% के आसपास की हेल्दी लोन ग्रोथ होगी। ट्रेजरी लॉसेस होंगे इस बार, और कोटक के एस्टिमेट्स कह रहे हैं 11,300 करोड़ के ट्रेजरी लॉस होगा। शायद इसीलिए भी वो मुनाफा सीक्वेंसली थोड़ा ठंडा पड़ेगा। एक और दिक्कत की बात कि स्लिपेजेस को लेकर स्ट्रीट बहुत डिवाइडेड। कोई कोटक कह रहा है कि 1100 करोड़ के स्लिपेजेस, कोई CLSA कह रहा है 13,000 करोड़ के स्लिपेजेस। इस तरह से स्ट्रीट डिवाइडेड है इसके स्लिपेजेस आंकड़ों को लेकर, लेकिन लार्जली एंटिसिपेटेड है कि इस क्वार्टर में एक स्लाइट हिकअप हो सकता है एसेट क्वालिटी के फ्रंट पे। शायद ग्रॉस NPA जो कल नंबर जब रिपोर्ट हो बढ़ते हुए नजर आए, तो ऐसे में मैनेजमेंट कमेंट्री आगे के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। SBI आज 1/4% उन नंबर से पहले अच्छे मूव्स के बाद ठंडा कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा। और दूसरी तरफ भारतीय एयरटेल अपने मंडे को, ये तो सैटरडे को आने हैं, वो मंडे को आने वाले नंबर से पहले देखिए क्या बढ़िया मूव भारतीय एयरटेल में। आज डटा खड़ा हो, ये सत्वे साहब ने पकड़ के दिया भी था। मेरे ख्याल सत्वे साहब की आज सुबह की ट्रेड थी। पहले SBI की बात, SBI कविता जरा देख के बताएं कैसा प्लेस्ड। अब ये मंडे को जब आएंगे तो ये गैप अप गैप डाउन की तैयारी हो रही होगी क्योंकि कल नंबर्स आएंगे, फिर भी कैसा प्लेस्ड है, पोजीशंस कैसी बनी है स्टॉक में? आशीष जी, स्टेट बैंक अपने हाईएस्ट जोन के आसपास है, एंड इसका जो इमीडिएट हाई है दैट इज ऑफ 545-560। रिजल्ट्स के चलते दैट केस दिस इज समा एक रेजिस्टेंस जोन है। हम देख रहे हैं प्रीवियस ये एक साइडवेज जोन में बना हुआ रहा था, तो मुझे लगता है सिंस रिजल्ट्स के बाद ही पोजीशनिंग करनी चाहिए स्टेट बैंक पर। पिछले 3 दिनों से अगर आप देखें तो ये अपने रेजिस्टेंस क्लस्टर 545 को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। सो इन एनी केस मुझे लगता है रिजल्ट्स के बाद वंस अगर ये 545-550 के क्लस्टर को क्रॉस कर पाता है तब पोजीशनिंग करनी चाहिए फॉर द अपसाइड। अदरवाइज फिलहाल मुझे लगता है कि वीकनेस जो 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे अगर ये क्लोजिंग देता है और रिजल्ट्स अप टू द मार्क नहीं आते हैं तो माइट की हमको नीचे की तरफ 515 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो बाय साइड का पोजीशन ओनली अबाउट 545 के ऊपर अगर ये सेटल हो तब हम लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट लेवल्स। इस बीच जाइडस लाइफ की मोरैया फैसिलिटी का जो US FDA ने इंस्पेक्शन करा था, 4 आपत्तियां 4 ऑब्जर्वेशन सामने आते हुए। ये एक साथ इतने सारे इंस्पेक्शन, क्या एक साथ पूरी की पूरी टीम आती है अग्रवाल साहब? हिंदुस्तान हर प्लांट का इंस्पेक्शन चल रहा है। ये ऐसा तो नहीं नैन्सी पेलोसी के चक्कर में वो जहाज आ रहा था तो सोचा सस्ते में कुछ US FDA ऑफिशियल को छोड़ जाए यहाँ पे। ये एक साथ इतनी सारी जांच क्यों खुल गई? बिल्कुल, क्रूड इतना क्रूड बढ़ा हुआ है, हवाई फेयर बढ़े हुए हैं, आप कहीं के भी एयरफेयर्स देख लो कितने बढ़े हुए हैं। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन जोक्स अपार्ट, फार्मा कंपनीज के साथ ये चलता रहता है, तो आए दिन कभी किसी की US FDA की जांच चलती रहती है। तो इसमें अब तो आश्चर्य होना भी बंद हो गया है।
तो जहाँ ऐसे कोई रिपोर्ट आती है वहाँ तेज गिरावट देखने को मिलती है, फिर 2-4 दिन के बाद फिर वैसे ही हो जाता है। तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि ऐसा हुआ है। कंफर्ट फंडामेंटली फिर कौन से स्टॉक पे? फार्मा स्पेस में फार्मा स्पेस में अगर फंडामेंटली चुनना हो तो मैं सबसे पहले तो सिप्ला के साथ ही जाना चाहूँगा। अच्छा खासा प्रोडक्ट प्रोफाइल है, उसके बावजूद उतना अच्छा पार्टिसिपेट नहीं किया पिछले कई महीनों से। मुझे लगता है एक अच्छा अपसाइड हो सकता है। लेकिन एक मिड कैप में अगर देखना हो तो लॉरस लैब के साथ जाना चाहूँगा। कंपनी के एक्सपेंशन लगभग पूरे हो चुके हैं, एपीआई वगैरह में अच्छी बढ़त बना रहे हैं, मार्जिन्स में सुधार होता हुआ दिख रहा है, बैलेंस शीट स्ट्रांग है और ऊपर के लेवल से बहुत अच्छा खासा करेक्ट कर चुका है। मुझे लगता है यहाँ एक अच्छा अपसाइड बहुत छोटी अवधि में, बहुत छोटी अवधि से मेरा मतलब है 1 से 2 महीने में हो सकता है। तो यहाँ पे बिल्कुल नज़र रखनी चाहिए। लॉरस लैब हमें लगता है कि अपने जो कैचअप करने की कोशिश कर रहा है और यहाँ से एक अच्छी बढ़त दे सकता है। फंडामेंटली भी बहुत साउंड है। ओके, लॉरस लैब अगर आप देखें, लेकिन प्रेफर पिक राजेश जी की है वो है सिप्ला। अच्छा, एक ट्रेड मैं कविता जी से लूँ, चार्ट का चमत्कार। इससे पहले कविता जी एक बात मेंशन करना चाहता हूँ। आपका ट्यूसडे की मॉर्निंग का ट्रेड था पिडिलाइट और आपने कहा था कि थोड़ा रखिए, क्रूड का एडवांटेज आई थिंक प्ले करेगा। लुक एट पिडिलाइट नाउ, गजब का ट्रेड रहा, अच्छा स्विंग दिया इसने और जहाँ पे वो कॉल जनरेट हुई थी वहाँ से लेके अब तक समझ लीजिएगा कि करीब करीब 100 रुपये का स्विंग ये स्टॉक दे चुका है। 3% तो अगर आप देखें आज ही ऊपर 100-150 रुपये का स्विंग दे चुका है, माफ कीजिएगा। चलिए, लेकिन कविता जी लगे हाथ चार्ट का चमत्कार, आप ही दीजिए, बताइए आज आपका कन्विक्शन कॉल क्या है, क्या पिक करेंगे आप? कविता जी अनम्यूट कर लीजिए जरा, तभी कॉल पता चलेगी आपकी। So sorry. So ICICI बैंक जो ट्रेड हम आपके साथ इनिशिएट किए थे उस पर तो हम बने रहेंगे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो अनदर काउंटर फिलहाल मुझे अच्छा लग रहा है, दैट इज ऑटो एंजिलरी से हम एक काउंटर पिक करेंगे, दैट इज जमुना ऑटो। मुझे कैश सेगमेंट से मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर रही हूँ। काउंटर फिलहाल 122 के लेवल्स पर है। थोड़ा सा पोजिशनल सेटअप हम डिस्कस करेंगे। मुझे लगता है पोजिशनली अगर इस काउंटर को आप देखें 120 के लेवल को अगर ये संभाले हुए रहता है तो मुझे लगता है ये अपने रिट्रेसमेंट 38% रिट्रेसमेंट की तरफ मूव करता हुआ दिखेगा। फिलहाल 120 to 80 के लेवल्स पर है। 124, 126 के टारगेट्स के लिए 1 से 2 दिन का समय देना चाहिए और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 120 का। So cash counter जमुना ऑटो will be my चार्ट का चमत्कार। करो। ओके, इस बीच चलिए, जमुना ऑटो ये हो गया आज का चार का चौके की अगली कड़ी में आज का टेक्निकल बेट। लेकिन हमारे साथ अब विवेक चांद सहगल साहब जुड़ते हुए हमें आज चर्चा होनी है मदरसन सुमी वायरिंग की और नंबर्स आपकी स्क्रीन्स पर आएंगे। बढ़िया परफॉर्मेंस साल दर साल, आय में 50% का उछाल, एबिटा 81% का जंप और इसके चलते मुनाफा 107% बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा और स्टॉक का चाल भी दिखाइएगा स्क्रीन पे। अपने ईयर हाइज के आसपास मदरसन वायरिंग इंडिया कामकाज करता हुआ। विवेक सर, स्वागत है आपका। बढ़िया नंबर्स। अच्छा, लास्ट क्वार्टर जब बातचीत हो रही थी तो नंबर्स इंपैक्ट हुए थे वो सेमीकंडक्टर इश्यूज के चलते। किस हद तक वो ना सिर्फ सेमीकंडक्टर, वो जियोपॉलिटिकल और वो सब इश्यूज आपने जो हाईलाइट करे थे, ताजा स्थिति क्या है इस बार? कितनी सिचुएशन नॉर्मलाइज हुई, ईज ऑफ हुई? देखिए, बहुत खुशी है। आवर रेवेन्यूज 50% के करीब ऊपर बढ़े हैं। एबिटा करीब 81% ऊपर गया है और जो हमारा पीबीटी है और पैट है वो 112 या 107% ऊपर गया है। तो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट हुई है और सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट हम लोगों ने देखा है कि जून के अंदर में हुई थी। अप्रैल और मई तब भी थोड़ा सा वीकिश था। मेरे को लगता है आगे जो क्वार्टर्स आ रहे हैं उसके अंदर में हम इसी चीज को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे और ग्रोथ लाने की कोशिश करेंगे। और जहाँ तक सेमीकंडक्टर्स और इन सब की इश्यूज हैं, हाँ चैलेंजेस अभी भी हैं, पर रोज हम लोग देखते हैं कि जो सिचुएशन है इम्प्रूव कर रही है और हमारे हिसाब से सितंबर अक्टूबर
का जो क्वार्टर होगा वो उसके अंदर में नॉर्मल सी, ऑलमोस्ट नॉर्मल सी आ जानी चाहिए। साहिल साहब, एग्जैक्टली इस क्वार्टर में जो मार्जिन्स की ट्रैजेक्टरी रही वो कैसी रही, और साथ ही साथ अब हर आदमी, हर शख्स इस बाजार में इसी पे फोकस कर रहा है कि अब जिस प्रकार से मेटल प्राइसेस में एक सब्सटेंशियल डिप आया है पिछले 6 महीने में, तो मार्जिन्स की ट्रैजेक्टरी को लेकर आपका आउटलुक क्या है? देखिए, मार्जिन्स में हम गाइड नहीं करते, हम लोग रोज पे गाइड करते हैं, और रोज हम लोग का इम्प्रूव होता नजर आ रहा है। अभी भी हम लोग प्लस 40% के रोज के ऊपर में काम कर रहे हैं, और कुछ हमारी इन्वेस्टमेंट्स, नए प्लांट्स आ रहे हैं। 2 प्लांट्स हम लोगों ने बैंगलोर में और चेन्नई में लगाए हैं, और मेरे हिसाब से आगे जाते हुए डेट कम होगा और रोज इम्प्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। ओके विवेक सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। बढ़िया परफॉर्मेंस के बाद आज ऊपरी स्तरों से अच्छी खासी सप्लाई का प्रेशर स्टॉक पे आता हुआ। मानस, एक बार क्विकली मदरसन सुमी देख के बताइए। मदरसन वायरिंग सिस्टम्स 80 वाला। मैं चार्ट नहीं देख पा रहा हूँ उसके। कोई इशू नहीं, कोई। सतपुर साहब, आप देख पा रहे हो क्या मदरसन का? आशीष जी, चार्ट तो बढ़िया है यहाँ पे। मेरे हिसाब से ये जो 75-76 का जो लेवल है, ये इसके लिए की इंपॉर्टेंट लेवल है। हालांकि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, लेकिन अगर पोजीशन है तो बने रहे। एक चीज मैं सिर्फ यहाँ पे मेंशन करूंगा, क्योंकि चार्ट बहुत कम है तो हमें सिर्फ सपोर्ट समझ रहा है, लेकिन जो टारगेट्स होते हैं, प्रोजेक्शंस होते हैं, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहे। तो मैं यही कहूंगा, अगर पोजीशन है तो बने रहे। 75-76 ये इसके लिए एक्यूमुलेशन जोन है। चलिए, अच्छा, कुछ ही देर में हम लोग मार्केट बिग वॉइसेस की कड़ी में नीरज दीवान साहब से बातचीत करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले क्या चल रहा है? यतिन और दीपाली अब इस समय जुड़ चुके हैं। पहले यतिन के पास चला जाए। क्या चल रहा है भाई? चल रहा है हंटर। अरे किस पे? तो अगर आप सिद्धार्था लाल, जो कि प्रमोटर हैं आइशर मोटर्स के, रॉयल एनफील्ड के, उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाएं तो उन्होंने रॉयल एनफील्ड हंटर 350 को टीज किया है। एक्चुअली इवेंट था संडे को, और वो इवेंट के पहले ही आपके स्क्रीन पे आप दे सकते हैं कि सिद्धार्था लाल साहब जो हैं, ये कोई मॉडल नहीं है, ये कंपनी के सीईओ हैं, जो बाइक को स्टार्ट कर रहे हैं और दिखा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक कि रॉयल एनफील्ड का सवाल है, क्लासिक 350 इनका एक हिट प्रोडक्ट था, जो कंपनी का ब्रेड एंड बटर बिजनेस है वो इस मॉडल से चलता था, और उसी के तर्ज पे आपने हंटर 350 की फुटेज अब देख रहे हैं, जो अब आइशर मोटर्स बाजार में लॉन्च करने वाला है। संडे को प्राइसिंग की डिटेल्स, बुकिंग की डिटेल्स, मॉडल की डिटेल्स वगैरह आएंगी। लेकिन अगर आप कंपनी की वॉल्यूम ट्रेजेक्टरी देख लें रॉयल एनफील्ड की, ऑब्वियसली सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज की वजह से काफ़ी कंपनी को दिक्कत आई है, लेकिन जो पीक वॉल्यूम थे वो FY19 यानी कोविड के पहले हुए थे, लगभग 8.25 लाख यूनिट्स प्रति साल। वो रन रेट जो है गिर के FY22 में लगभग 6 लाख प्रति साल के आसपास आ गई है। तो अगर हम रन रेट देखें तो 60-70,000 यूनिट्स पर मंथ की रन रेट थी, वहां से गिर के जो है 50-55 हज़ार यूनिट्स पर मंथ पे आ गए हैं। कहीं ना कहीं ये नया लॉन्च मच अवेटेड है, और अगर ये 350 सीसी में इसका मार्क बना पाए, क्योंकि स्पेसिफिकेशन वाइज ऑब्वियसली दीपाली डिटेल्स देंगी, लेकिन बहुत ही एफिशिएंट मोटरसाइकिल है, काफ़ी ट्रेंडी मोटरसाइकिल हंटर 350 इन्होंने बनाई है। ऑब्वियसली क्लासिक 350 तो है ही, लेकिन ये एक नया मॉडल जो है मच अवेटेड है, और शायद इससे कंपनी के फॉर्च्यून्स रॉयल एनफील्ड साइड पे बदली हो सकते हैं बहुत जल्द। इंटरेस्टिंग। आज वैसे एक इनफील्ड की न्यू रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 आज भी अनवेल होनी है, और ये संडे को इसकी हंटर की प्राइसिंग आएगी। मैं कुमार संजय साहब से बात कर रहा था तो उन्होंने बोला संडे को इवेंट है, जहां सारा डिटेल्स वगैरह आएगा, क्योंकि टू व्हीलर्स वो जनरली ज्यादा अच्छे से ट्रैक करते हैं। और कुमार संजय हमारे कलीग। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, महिंद्रा एंड महिंद्रा के बाद जो ऑटो कंपनी नए रिकॉर्ड हाई पे है वो आइशर मोटर्स। आज थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग है, लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा ने जो एक्साइटमेंट की थी XUV 700 और अभी स्कॉर्पियो N, तो उसी टाइप का कुछ आप टू व्हीलर स्पेस में रॉयल एनफील्ड से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सत्तू साहब, पुणे में रख रखी है बुलेट की, नहीं हटा दी? नहीं ना, अपग्रेड करेंगे फिर अपन लोग हंटर की तरफ बढ़े क्या? अगर एक
करेंगे ना, उसमें क्या है। देखिए अगर एक बार आपने बुलेट चलाना शुरू किया तो बिलीव मी, बाकी कोई भी टू व्हीलर यानी बाइक इन पर्टिकुलरली आपको अच्छी नहीं लगती, इतना कंफर्ट आ जाता है। यही हमारे टाइम पे यामाहा RX 100 की कहानी ऐसी हुआ करती थी। अच्छा, इस बीच दीपाली जुड़ती हुई। दीपाली, इंटरेस्टिंग एक और डोप है, ये क्या चल रहा है में। दीपाली, आपका स्वागत है। दीपाली बताने वाली है कि वीरू फूफा खरीद क्या। पहले तो दीपाली ये बताओ आप, ये पिछले 2 महीने जून से लेकर जुलाई के बीच में फूफा ने दरअसल खरीदारी करी कितनी है? FIs की बाइंग नेट रही, क्वांटम कितना रहा है? तो करीब करीब 9 महीने की लगातार बिकवाली के बाद FIs का मूड इंडियन मार्केट्स को लेकर पॉजिटिव हुआ है और जुलाई में अगर नेट नंबर्स देखेंगे तो FIs ने 4,900 करोड़ की बाइंग की है। इंटरेस्टिंग ये है कि अगस्त के अब तक सिर्फ 4 ट्रेडिंग सेशन निकले हैं, आज का एक्सक्लूड करके, और अब तक 5,300 करोड़ के इनफ्लोज FIs की ओर से आ चुके हैं। कई रिपोर्ट्स भी आई हैं, जेफरीज की, IIFL सिक्योरिटीज की। उनका मानना यह है कि 3 इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं जिसके कारण FIs का मूड भारतीय बाजारों को लेकर फिर से पॉजिटिव हुआ है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है हायर अर्निंग यील्ड, दूसरा है बेटर अर्निंग विजिबिलिटी, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि FIs इंडिया की जो डोमेस्टिक ग्रोथ स्टोरी है उस पर बेट कर रहे हैं। दीपाली, एग्जैक्टली तो ये हेडलाइन नंबर्स रहा पर मंथली बेसिस पे, लेकिन अगर मैं पूछूं कि आपसे कि कौन से एग्जैक्टली सेक्टर्स में उन्होंने अपना एक्सपोजर बढ़ाया है, किस में रिड्यूस किया है, तो डेटा क्या कहता है? कई सेक्टर्स हैं जिनमें FIs की ओर से फ्लोस बढ़ता हुआ दिखा है। बैंक, सीमेंट, कंस्ट्रक्शन, यहां FIs ने खरीदारी की है जुलाई ऑनवर्ड्स। इनफैक्ट पिछले 9 महीनों से लगातार इस पॉकेट में FIs बिकवाली कर रहे थे, खासतौर से बैंक्स में, लेकिन अब जो एलोकेशन है वो FIs का बैंक्स में 32% के आसपास है, जो कि हाईएस्ट है सिंस नवंबर 2021। सिमिलरली बैंक्स, सीमेंट के अलावा FMCG में FIs ने अपना एलोकेशन बढ़ाया है। अब जो एलोकेशन है वो 11% के आसपास है, जो कि जून 2020 के हाईएस्ट लेवल्स पर है, यानी पिछले 1 साल के ऊपरी स्तरों पर FIs का एलोकेशन FMCG स्पेस में आ चुका है। 9 महीने से एक रियल्टी एक और स्पेस था जहां पर FIs लगातार बिकवाली कर रहे थे। बहुत एक्सटेंसिव बाइंग तो उन्होंने नहीं की है, लेकिन इनफ्लोज FIs के रियल्टी पॉकेट में भी आना शुरू हुए हैं। लेकिन कई पॉकेट्स ऐसे भी हैं जहां FIs ने बिकवाली की है, जिसमें ऑयल एंड गैस, IT, फार्मा, एनर्जी, ये बास्केट है जहां पर FIs ने अपना एक्सपोजर थोड़ा सा कम किया है। स्पेशली अगर IT की बात करें तो मार्च 2020 के लोएस्ट लेवल पर FIs का एलोकेशन फिलहाल है, जो कि 11.6% के आसपास है। फार्मा में भी जो एलोकेशन है वो घटकर 4.6% रह गया है, जो कि जनवरी 2022 के लोएस्ट लेवल्स पर है। सिमिलरली मेटल्स और ऑयल एंड गैस से भी FIs ने थोड़े सा एक्सपोजर अपना घटाया है। ओके, ये देखिए इंटरेस्टिंग डेटा। जो FIs पिछले कुछ दिनों से एक्टिव हुए हैं, क्या खरीद रहे हैं, दीपाली वो ढूंढ लाई है। बैंक्स में वो दिख भी रहा था, बैंक्स में खैर वो हैवीवेट नाम जब ICICI बैंक जैसे चल रहे हैं, बैंक्स खरीद रहे। सीमेंट में खरीदारी हो रही है। FMCG में हमने देखा था लोअर लेवल से बहुत अच्छी रिकवरी आती हुई, FMCG स्टॉक्स में बाइंग हुई है। और रियल्टी की अच्छी पिटाई के बाद कुछ इंस्टेंसेस दिख रहे हैं कि FIs थोड़ा सा एक्यूमुलेशन उस पॉकेट में कर रहे हैं। अभी भी IT में बिकवाली कंटिन्यू होती हुई। ऑयल एंड गैस, फार्मास्यूटिकल्स, इस समय ये वो पॉकेट्स हैं जिससे FIs दूर है या अभी भी रह के बिकवाली का प्रेशर इन पॉकेट्स पे हावी होता हुआ नजर आएगा। ये इंटरेस्टिंग कहानी। इसी का फॉलोअप ले लेता हूं। क्वांटम सिक्योरिटीज के डायरेक्टर नीरज दीवान सर जुड़ते हुए। नीरज सर, हाय, गुड आफ्टरनून। बढ़िया बाजार, अच्छा मूव। ये बात हो ही रही थी FIs के फ्लोज थोड़े से एटलीस्ट वो सेलिंग प्रेशर अबेट हो रहे हैं, उस बात की तो क्लैरिटी आ गई। बाइंग कितनी कंसिस्टेंट है उस पर सवाल जरूर हो सकते हैं, लेकिन अब जो अच्छे मूव्स बाजार में ऑलरेडी आ गए हैं, आप लोग क्वांटम सिक्योरिटीज में फर्दर नई पोजीशंस ऐड कर रहे हो क्या? आप लोग एग्रेसिव बायर हो क्या इस बाजार में अब? या गुड आफ्टरनून। एक्चुअली हम लोग बाद में कहना आसान होता है, बट हम लोग एग्रेसिव बाइंग कर रहे थे, बट नॉट नाउ, बिकॉज मार्केट पीछे बहुत अच्छी मार्केट में अपॉर्चुनिटी थी। जो जिस तरह का डाउनफॉल आया था तो हम मिड कैप में, इवन कई लार्ज कैप में अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। बट अब ये बाजार जो नीचे से 2,300-400 पॉइंट चल गया है, इसके बाद आई थिंक कंसोलिडेशन फेज दिख रहा है मार्केट में। अब आई थिंक अगले ब्रेकआउट की वेट करनी चाहिए एक फ्रेश अग्रेसिव बाइंग के लिए। बट आई थिंक यहाँ पर अभी कंसोलिडेट कर थोड़ी देर कर सकता है बाजार, और वहां पे अगर आपने कुछ नीचे खरीदा भी है तो उसमें हम प्रॉफिट टेकिंग में भी कुछ जल्दी नहीं कर रहे हैं, अभी बेचने की बात नहीं कर रहे। आई थिंक नीचे अच्छे रेटों पे जो है वो हम ऊपर कभी यूफोरिया आएगा तो तभी बेचने की सलाह देंगे अपने क्लाइंट्स को। या आई थिंक इस वक्त कंसोलिडेशन होनी चाहिए, और कंसोलिडेशन का फेज एक बार ओवर हो जाता है तब एक फ्रेश कॉल लेते हैं, फ्रेश बाइंग।
ये जी एक और चीज, कमोडिटी यूजर्स, आई मीन जिनको इस पूरे, अगर आप देखें, कमोडिटी कूल ऑफ का सबसे बड़ा एडवांटेज मिल रहा है, और सही मायने में क्रूड में तो असली रिट्रेसमेंट अब आया है। आई मीन एशियन पेंट्स एकदम से अपनी ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी के नजदीक जाके खड़ा हो गया। पिडिलाइट, बर्जर पेंट्स, तमाम एविएशन कंपनियां और केमिकल कंपनियां, क्या इन पर भी आप यही अप्रोच करते हैं, रखते हैं कि भाई इसमें सब्सटेंशियल प्रॉफिट बना चुके हो, या तो आप कैश में कन्वर्ट कर लो, या फिर यहाँ पे अभी होल्ड करना चाहिए पोजीशंस को? आपका मत क्या है इसमें? आई थिंक जो कमोडिटी कंज्यूमर्स हैं, जिस तरह की क्रूड में भी मूवमेंट हो रही है नीचे की, आई थिंक इस पे आपको अपनी पोजीशन बरकरार रखनी चाहिए। मुझे लगता है कि अभी आगे चलते हुए अगर क्रूड नीचे के लेवल पे आके टिक जाता है, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि नीचे आता था फिर रिबाउंड करता था, अगर वो आके टिक जाता है 90, 95 और मे बी क्लोज टू 90, तो आई थिंक इनको एक मेजर बेनिफिट मिलेगा, वेदर वो पेंट कंपनीज हैं, वेदर टायर कंपनीज हैं, और इवन सीमेंट कंपनी जिनका एक मेजर फ्यूल इज अ मेजर कॉस्ट फॉर देम। आई थिंक सीमेंट में भी एक अच्छी उसको फायदा मिल सकता है। तो हमने इस बार नतीजों में भी देखा है कि टॉप लाइन ग्रोथ तो अच्छी मिली है, बॉटम लाइन पे सबको पता था कि प्रेशर होगा बिकॉज ऑफ कमोडिटी। तो अगर ये टॉप लाइन ग्रोथ मेंटेन होती है और क्रूड और ये बाकी कमोडिटी नीचे रहती है, तो जो अभी करंट क्वार्टर चल रहा है, जो नेक्स्ट क्वार्टर है, इन 2 क्वार्टर में फिर उसका बेनिफिट देखने को मिलेगा, जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी देखने को मिलेगी। और नेक्स्ट क्वार्टर विल बी मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज जो सेकेंड हाफ होता है उसके अंदर ज्यादा ग्रोथ होती है और ज्यादा अच्छा एक पिकअप होता है एग्जीक्यूशन का। तो आई थिंक वहाँ एक और बेनिफिट मिल सकता है। तो आई थिंक अभी अगर आपके पास पोजिशन हैं, आपने बनाई है, तो आई थिंक उनको होल्ड ही करना चाहिए। अच्छा नीरज जी, एक और स्पेस जहां पर आपको लगता है, या बताइएगा कि आपको क्या लगता है, मतलब कि रिवॉर्ड खुला हुआ है। अभी कुछ देर पहले जब हम इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे थे, सीमेंट्स पे बाय कॉल आ रही थी, और एक ज़माने बाद इतने कन्विक्शन के साथ कॉल्स आ रही हैं, ज़माने के बाद लगभग 7, 8, 9, 10 महीने के अंतराल के बाद स्टॉक्स अपने क्रिटिकल एवरेजेस को रीगेन कर रहे हैं। क्या इस वक्त सीमेंट के बारे में सोचने का वक्त है? या बिल्कुल, सीमेंट के लिए भी एक मेजर जो कॉस्ट होती है वो फ्यूल कॉस्ट होती है। तो अगर फ्यूल कॉस्ट में थोड़ी क्रूड नीचे आता है, फ्यूल कॉस्ट कम होती है, डेफिनेटली उनको बेनिफिट मिलेगा। तो और उसके अलावा आई थिंक ये जो मॉनसून पीरियड होता है, अगर ये एक बारी खत्म होता है तो पिकअप भी बड़ी जोरों से होता है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन का एक्टिविटी एकदम बढ़ जाती है। आई थिंक वो ये सब मार्केट को और मार्केट प्लेस को ये चीज पता होती है, तो वो वेट नहीं करेंगे उसको पिकअप को देखने का, पहले ही वो पोजिशनिंग कर लेते हैं। तो आई थिंक ये वो टाइम है जब वो पोजिशनिंग हो रही है, जहाँ पे इवन सीमेंट में भी बाइंग देखने को मिल रही है, और वो कंटिन्यू हो सकती है। चलिए नीरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और बस यही एग्जैक्टली आप देखिए मार्केट्स किन लेवल्स पे हैं, क्या करना चाहिए, और कमोडिटी प्लेयर्स, कमोडिटी यूजर्स, प्रोड्यूसर्स पे क्या आउटलुक रखना है, सभी आपने हमारे साथ शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, एंड हैव अ नाइस वीकेंड सर। अब लौटते हैं और पॉसिबली आप देखिए जो हमारा 4 का चौके का सेगमेंट का आखिरी ट्रेड है, और इसमें हम लेंगे आज का FNO सुपरस्टार। ये आएगा आशीष बहती जी के सौजन्य से। आशीष बताइए क्या पिक किया आपने? जी वीरेंद्र जी, सीमेंट सेक्टर से ही है, रैम्को सीमेंट। जिस हिसाब से बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है सीमेंट में, काफ़ी इंप्रेसिव लग रहा है। तो करंट लेवल पे भी खरीदारी की जा सकती है रैम्को सीमेंट में। 747 का एक स्टॉप लॉस लगाना है, 780 तक के टारगेट्स के लिए रैम्को सीमेंट में खरीदारी की सलाह है। ओके, SBI में, सॉरी ये आई मीन रैम्को सीमेंट्स में आप देखें तो आपका स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है। SBI में देखा था चार्ट, ये डे लो पर ट्रेड कर रहा है। मैं अभी भी कुछ देर पहले चार्ट देख रहा था, आशीष ने अगर आप देखें पूरे नंबर्स की समरी दिखाई थी, 531.75 पे डे लो पर आके ट्रेड करता हुआ। रैम्को सीमेंट्स इस वक्त की बाय कॉल है। आज का अगर आप देखें आशीष बहती जी का कन्विक्शन कॉल। SBI का चार्ट भी लेके एक बार, तो SBI प्री नंबर सिंक होता हुआ याद रखिएगा। अब एक काम करते हैं, यतिन के पास चलते हैं और थोड़ा सा बात करते हैं डीलिंग रूम में एग्जैक्टली डीलर्स चेज क्या कर रहे हैं शॉर्ट और लॉन्ग साइड में, उस प्रोस्पेक्टिव से। यदि बताइए लॉन्ग शॉर्ट क्या ट्रेड्स हैं डीलर्स के? सो दोनों ही टाइप के ट्रेड्स हैं वीरेंद्र। सबसे पहले ABFRL के बारे में बात करते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त कंपनी के रिजल्ट्स आए थे, Q1 के मार्जिन्स भी अच्छी तरीके से आए हैं। इनफैक्ट लोअर लेवल्स पे HNIs की खरीदारी इस काउंटर पे हो रही है। अगर आप देखें तो इंट्राडे स्टॉक ने एक डिप लिया, लेकिन वो डिप में खरीदारी हुई अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, और डीलिंग रूम्स का मानना है कि पोजिशनली शायद यहाँ 300-310 के लेवल्स आपको दिखने चाहिए शॉर्ट टर्म में,
और इसीलिए यहाँ एक पोजिशनल बाय कॉल वो अपने क्लाइंट्स को समझा रहे हैं, दे रहे हैं। इसके अलावा डेल्टा कॉर्प पे नजरें रखिए, ओपन इंटरेस्ट लगभग 100% के पार चला गया है मार्केट वाइड लिमिट का। इसका मतलब ये है कि मोस्ट लाइकली आज ये एफएनओ बैन में चले जाएगा और सोमवार के लिए शायद ये बैन में रहे। और जनरली हमने ये ट्रेंड देखा है कि जैसे ही स्टॉक बैन में जाता है कहीं ना कहीं यहाँ प्रॉफिट टेकिंग आती है, स्टॉक वीक रहता है, वॉल्यूम्स कम हो जाते हैं, तो डीलिंग जो हैं वो यहाँ अपनी शॉर्ट पोजीशंस इनिशिएट कर रहे हैं। उनको लगता है कि स्टॉक में यहाँ से 4 से 5 रुपए का डाउन टिक देखने को मिलना चाहिए। ओके, डेल्टा कॉर्प में देखिए 4 से 5 रुपए के डाउन टिक। और एबीएफआरएल के मेरे ख्याल से कुछ देर पहले नतीजे भी आए थे और नंबर्स प्राइमा फेस से अगर आप देखें काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे थे। प्लीज जरा एबीएफआरएल के नंबर हो तो डायरेक्टर साहब जरा मेरे को स्क्रीन पे दिखाइएगा। कुछ देर पहले ही अगर आप देखें इनके नंबर्स आए थे और वो नंबर इंटरेस्टिंग थे, अच्छे थे, और स्टॉक आपकी स्क्रीन पर आप देखें डे हाई की ट्रेडिंग में ट्रेड कर रहा है। ये बहुत खूबसूरत चार्ट है, इसमें कोई राय नहीं है। एक बार मानस जरा प्लीज, इससे पहले कि मैं आप लोगों के कन्विक्शन कॉल्स लूँ, एबीएफआरएल को प्लीज देखेंगे आपकी स्क्रीन पर। इट्स 280 आपका बहुत, अगर आप देखें डिटेल्ड तरीके से स्टडी किया हुआ स्टॉक भी है ये। आपकी अप्रोच क्या रहेगी 280 पर नेक्स्ट वीक के लिए? इस पर देखिए कंसोलिडेशन का दौर है, ये बिल्कुल सही है कि करीब अगर आप पिछले 4 से 5 मंथ देखिए तो 285 पे स्टॉक लगातार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। बट पैटर्न को देख के लगता है कि शायद इस बार कंसोलिडेशन के बाद हमें ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और अगर 285 के ऊपर निकलेगा तो 305 से लेकर 310 तक की रेंज देखने को मिल सकती है। बिल्कुल पॉजिटिव व्यू है। अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो 270 की स्टॉप लॉस से बने रहिए। फ्रेश खरीदारी 285 के ऊपर करेंगे। हेवी फैशन आपकी स्क्रीन पर। चलिए अभी काम करते हैं। 3:08 हो चुके हैं। मार्केट समहाउ 17,400 की ट्रैजेक्टरी को होल्ड करके जाते हुए एटलीस्ट 3:10 पे ये हाल है। और क्या पिक करके जाना चाहिए आप लोगों को मंडे मॉर्निंग के लिए? याद रखिएगा फिर मंडे सेल्फ अगर आप देखिए सैंडविच सेशन है, मंडे के बाद ट्यूसडे फिर छुट्टी है, लेकिन हमें ग्लोबल मार्केट्स को भी देखना है और साथ ही साथ अगर आप देखें वीकेंड पे कुछ अर्निंग्स हैं, स्पेशली अगर आप देखें भारतीय एयरटेल और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एक बार डाउ फ्यूचर्स दिखाइए, यूरोपियन मार्केट्स दिखाइए और उसके बाद आगे बढ़ेंगे और कॉल्स को लेने का क्रम शुरू करेंगे। डाउ जोन्स फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए इस वक्त करीब 33 पॉइंट ऊपर 32,714, यानी अगर कल की हल्की से डिप के बाद आज थोड़ी सी अगर आप देखें स्ट्रेंथ, लेकिन आज वॉल स्ट्रीट पे याद रखिएगा डेटा फ्लो काफी स्ट्रॉन्ग है। आपकी स्क्रीन पे कैक लगभग 0.5% नीचे, टैक्स अगर आप देखें बिल्कुल सॉफ्ट, मतलब बिल्कुल स्थिर, और फुटसी अगर आप देखें बिल्कुल स्थिर होकर ट्रेड करता हुआ। कोई सब्सटेंशियल अगर आप देखें डिप्स नहीं है यूरोपियन मार्केट्स में। मानस बताइए क्या ट्रेड कैरी करेंगे आप मंडे मॉर्निंग के लिए? आपका मोमेंटम कॉल, आपका कन्विक्शन कॉल। तो पिडिलाइट को लेके जाएंगे। पिडिलाइट में एक फ्रेश ब्रेकआउट आज देखने को मिला है, तो 2575 के स्तर रीच हुए हैं, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो आई थिंक ये जो पिछले हाईस थे 2750 उसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो बीटीएसटी के तौर पे 2610 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करेंगे 2700 रुपए के टारगेट के लिए। पिडिलाइट हो गया पहला कॉल जनाब, और मानस जी का ट्रेड कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं आशीष बहती जी के पास। आशीष आप क्या पिक करेंगे? जिंदल स्टील काफी अच्छा लग रहा है, स्टॉक ने आज एक अच्छा ब्रेकआउट दिया और जिस हिसाब से सस्टेन कर रहा है पूरी, तो हमें लगता है कि इसमें खरीदारी की जा सकती है 385। हेलो 385 के स्टॉप लॉस के साथ 392 पे अगर आप देखें से बाय कॉल। ओके, 2 ट्रेड्स हो गए मानस आशीष बहती जी के। प्रकाश गावा सर आपका ट्रेड क्या होगा? मेरा कॉल है सीमेंट क्षेत्र से, वो है एसीसी। अच्छा लग रहा है कंसोलिडेशन अपर रीजन्स पे। 2240 का स्टॉप लगाना चाहिए, अपसाइड 2280, 2280 टारगेट है, 2240 स्टॉप लॉस एसीसी। जी हाँ, देखिए घूम फिर के अगर आप देखें तो कन्विक्शन 2 स्पेस पे बन रहा है। सीमेंट पे देखिए क्या गजब का कन्विक्शन, और ये एसीसी जो कॉल थी आशीष बहती जी की 2 बजे की कॉल थी और वो अब 3:10 पे प्रकाश का बसर की कॉल बनती। ओके, कन्विक्शन है, याद रखिएगा। कविता जी आपका कन्विक्शन कॉल क्या होगा? Yes, Virendra. So मेरा कन्विक्शन कॉल थोड़ा डिफरेंट सेक्टर इज लाइक टाइटन के रिजल्ट्स आए हैं और उसके बाद अगर आप चार्ट सेटअप देखें तो वीकली और डेली चार्ट सेटअप पर अपने सारे एवरेजेस के ऊपर काफी क्लियर है चार्ट। लास्ट डे हम एक हैमर फॉर्मेशन के बाद आज एक फर्दर आप
बाइंग आते हुए देखे हैं मुझे लग रहा है, और इवन अपने लास्ट मूव का 61% रिट्रेसमेंट के ऊपर भी निकला है काउंटर। सो आई बिलीव 2440 के लेवल्स पर फिलहाल है। 2410 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 2525 2540 के टारगेट्स के लिए टाइटन को एज मोमेंटम कॉल लेकर जा सकते हैं। टाइटन स्टिल अ बाय कॉल। बहुत स्ट्रॉन्ग ओआई समरी है इस स्टॉक की, याद रखिएगा। सुबह भी हमने डिस्कस किया था स्टॉक को, बहुत अच्छी अगर आप देखिए इसकी ओआई समरी है। आज इंट्राडे में एक स्विंग बहुत स्ट्रॉन्ग मिला था, हालांकि कोलैप्स हुआ उसके बाद, बट स्टिल अगर आप देखें तो एक सब्सटेंशियल मूव के बाद कभी कभी स्टॉक्स का कूल ऑफ होने की जरूरत होती है, वो हुआ है यहाँ पर अभी भी 1/4% ऊपर। पॉसिबली लास्ट ट्रेड एक टेक्निकल ट्रेड। राजेश सतपुते जी, आपकी 2 बजे की मुस्कुराहट 1615 पे इस वक्त कोलगेट अच्छा करता हुआ एंड इट्स नाउ ट्रेडिंग एट ऑलमोस्ट अ डे हाई और अच्छी क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ यह स्टॉक। और आप समझ लीजिएगा कि इसमें एक बहुत ही बेहतरीन पैटर्न है, उसको शायद हम पॉसिबली मंडे मॉर्निंग को डिस्कस करेंगे, लेकिन आपका अभी का ट्रेड क्या रहेगा? रहेगा ब्लैक फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है, इसका कंटिन्यू करें, ये लेके जा सकते हैं। लेकिन जो फ्रेश ट्रेड रहेगा वो रहेगा एनएमडीसी। लुक एट एनएमडीसी, बहुत बढ़िया पैटर्न आ रहा है, प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट है, ओपन इंटरेस्ट 10% यहाँ पे बड़ा है। कहीं ना कहीं लगता है जिस तरह से पॉजिटिव क्रॉसओवर हो रहा है 10-20 डीएमए का, तो इसका इमीडिएट टारगेट होगा कम से कम 118 से 120 का। तो एनएमडीसी को लेके जाइए, स्टॉप लॉस छोटा रखे 109 का, यानी करीबन ₹2.5 का स्टॉप लॉस रहेगा और 118-120 का टारगेट। ओके, आपका एनएमडीसी बाय कॉल रहेगा। राजेश अग्रवाल जी, बताइए आपका कन्विक्शन कॉल फॉर मंडे मॉर्निंग एंड पॉसिबली फॉर नेक्स्ट वीक। देखिए, नेक्स्ट वीक के लिए मैं डालमिया भारत ले जाना चाहूँगा। 36 मेट्रिक टन्स पर एनएम की कैपेसिटी है, 48.5 FY24 तक हो जाएगी और कंपनी ने ये कहा है कि हर साल के CAGR 14-15% के हिसाब से कैपेसिटी एक्सपैंड करेंगे। मुरली इंडस्ट्रीज़ का जो अधिग्रहण किया था उसके इन्हें बड़ा फ़ायदा मिला है, नंबर्स अच्छे आए हैं, मार्जिन्स में सुधार हुआ है और मुझे लगता है जिस तरह से फ्यूल कॉस्ट में कमी आई है उससे सीमेंट स्पेस में वापस से वो रौनक वापस आएगी जो पिछले दिनों से थोड़ी सी धीमी पड़ गई थी। तो डालमिया भारत रहेगा। दूसरा स्टॉक GNAXL का रहेगा जो दोबारा से ऑटो एंसिलरी स्पेस से ही बिलोंग करता है। हमने शुरुआत में FIM दिया था। तो इसमें अगर आप देखें तो इस वक्त जो ट्रेड कर रहा है अपने 52 हफ्ते के हाई से लगभग आधे में ट्रेड कर रहा है, क्योंकि नंबर्स थोड़े से ख़राब आए थे पिछले साल। क्लास 8 ट्रक्स की बिक्री कम हो गई थी, अब दोबारा से क्लास 8 ट्रक्स की बिक्री में सुधार होना नज़र आया है। फार्म सेक्टर से अच्छी ग्रोथ दिख रही है, CV सेक्टर से अच्छी ग्रोथ दिख रही है, तो हमें लगता है यहाँ नंबर्स में सुधार हो जाएंगे। वैल्यूएशंस अच्छे हैं और यहाँ पे अगर साल भर का नज़रिया रखे तो 20 से 25% की बढ़त हो सकती है, बट शॉर्ट टर्म में मैं समझता हूँ 640-650 के टारगेट मान के इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका कन्विक्शन है डालमिया भारत पे। आज पूरे पैनल में अगर आप देखें सीमेंट पे ऐसा कन्विक्शन दिखाया कि पूछिए मत। और GNAXL आपकी स्क्रीन पर 600 रुपये पे ये राजेश जी का बाय कॉल है, कन्विक्शन कॉल है। इंडिसेस क्या कर रहे हैं जनाब? इंडिसेस 17,388 6 अंकों पर, निफ्टी बैंक निफ्टी करीब 126 अंकों पर। बट स्टिल अगर आप देखें इतने बड़े सब्सटेंशियल मूव के बाद, इतनी बड़ी अच्छी अगर आप देखें तो स्विंग के बाद कल के हल्के से अगर आप देखें ग्लोबल मार्केट्स के जिटरी बिहेवियर के बीच में, आई थिंक कुछ न्यूज़ फ्लो ऐसे थे जियोपॉलिटिकल टेंशंस के बीच में, कल की लोअर शैडो के आसपास मार्केट गया भी नहीं। दैट्स गुड। आपने आज के सेशन की उपलब्धि ये है कि आपने स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा जो रेट हाइक हुआ, देखिए इस पैनल में भी 0.35% के, आप देखिए 35 बेसिस पॉइंट की रेट हाइक की बात थी, कोई 25 की बात कर रहा था, और फ्रंट लोडिंग जो हुई 50 बेसिस पॉइंट का जो हाइक हुआ उसको भी पचा कर आपका बैंक निफ्टी ले गया। दैट्स गुड। आपने सारे ऑड्स पचाए। जरा प्लीज़ एक बार डायरेक्टर साहब वो कॉल्स और पुट्स के स्टैट्स दिखाइए, वो स्टैट्स जो कि हमने 2 बजे देखे थे। आइए देखते हैं किस प्रकार का कन्विक्शन कैरी कर रहे हैं नए वीकली कॉन्ट्रैक्ट के लिए। देखिए आज नए वीकली कॉन्ट्रैक्ट की बिगिनिंग थी फ्राइडे, और ये वीकली कॉन्ट्रैक्ट जो कि एक्सपायर होगा 11 तारीख को। आइए उसका डेटा देखते हैं क्या कहता है। 11 तारीख के अगर आप निफ्टी के स्टैट्स को देखें, 66 आउटस्टैंडिंग OI है 17,500 की कॉल का, और 27 लाख पुट बिकी हैं आज ये 17,400 की कॉल में। ये अच्छी बात है।
आज थोड़ा सा अगर आप देखिए कंसिडर किया इंडिसेस ने इस बीच में, दैट्स गुड। पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन अच्छा था, लेकिन कॉल राइटर्स के पास भी कन्विक्शन अच्छा है, इसमें कोई दुराय नहीं अगर मैं स्क्रीन को देखूं तो। निफ्टी बैंक को देखते हैं, क्या आउट ऑफ दीज टू इंडिसेस, इन दोनों इंडिसेस में से अब तक का बिहेवियर देखने के बाद ये कह सकते हैं कि क्या बैंक निफ्टी वन शेड बेटर है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग अच्छी है और आप यकीन मानिए इस दौर की हाईएस्ट क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहा है बैंक निफ्टी। यहाँ पे 38,000 का कॉल राइटर अभी भी एक सब्सटेंशियल साइजेबल ओआई लेके खड़ा है 14.54 का, और हुआ है 29 लाख का आउटस्टैंडिंग ओआई, लेकिन पुट राइटर्स के पास भी कन्विक्शन है, तो एक डिसेंट क्लोजिंग है। बस दिक्कत यह है कि कुछ स्मार्ट प्राइस परफॉर्मर्स ने और कुछ इंडेक्स हैवी वेट्स ने कंट्रीब्यूट नहीं किया। लुक एट रिलायंस। रिलायंस आज डे लो की ट्रैजेक्टरी के आसपास क्लोज हुआ और अपने उस पुट राइटर के जोन के ऊपर थोड़ा ऊपर क्लोज हुआ 2520-2500, जिसमें लास्ट वीकेंड निकला था और वहां से लौट के अगर आप देखें फिर वहीं पर आ गया, यस एट 2533। और कुछ क्रिटिकल स्टॉक फ्यूचर्स जो कि इस हफ्ते अगर आप देखें थोड़ा कोलैप्स हुए, उसमें याद रखिएगा BEL था, आज बहुत इंटरडे एक बड़ा स्विंग था और डे लो की ट्रैजेक्टरी के आसपास गया। इसने 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को अपना बेस बनाया, वहां से पुल बैक लिया। वाइट गुड सेगमेंट में आज वोल्टास में कोलैप्स था। मेटल्स में अगर आप देखें कल के एक स्ट्रांग मूव के बाद हिंडाल्को में अगर आप देखें आज एक कोलैप्स था। M&M पोस्ट नंबर्स याद रखिएगा ये स्टॉक एक प्रॉफिट बुकिंग मोड में आया। देखिए क्या था कि ये स्टॉक चल बहुत चुका था, एक कूल ऑफ की जरूरत थी। टेक्निकली इट्स अ कैंडल रिवर्सल, लेकिन कोई भी स्टॉक इतना चलने के बाद कूल ऑफ लेता है, बट स्टिल ये स्टॉक अपने 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर है, तो ऐसे कोई टेंशन की बात नहीं है। FMCG स्पेस में थोड़ा डिसअपॉइंट किया आज मैरिको ने, क्योंकि कल का इसका जो शो था, कल का जो इसकी प्राइस परफॉर्मेंस थी वो बहुत स्ट्रांग थी, स्टेबल थी, बट आज एक कंप्लीट रिवर्सल। और एक बार आप लेके आइए ब्रिटानिया, जिसके नंबर्स को हमने कल देखा था लेकिन आज ये स्टॉक सिंक हुआ, तो FMCG बास्केट में मैरिको और ब्रिटानिया का जो शो था वो आज काफ़ी खराब रहा। एंड स्पेशली याद रखिएगा ब्रिटानिया में जो रेंज वॉलेट हुई है, जिस रेंज को ये 11 जुलाई 2022 से अब तक मेंटेन कर रहा था, वो इसने वॉलेट कर दी। स्टार प्राइस परफॉर्मेंस आइए देखते हैं एक बार। देखिए मन्नापुरम एक बहुत अच्छी प्राइस परफॉर्मेंस, क्लोज अबव 100 एक्सपोनेंशियल एवरेज, और ये एवरेज इसने बाइसेक्ट किया है, इसके ऊपर क्लोज दिया है। पोस्ट 22 नवंबर 2021 के बाद पहली बार ये स्टॉक अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हुआ। और इनफैक्ट मैं अगर थोड़ी देर के लिए अपने वॉल्यूम्स को लोड करूं तो जनाब 12 अगस्त 2021 के बाद, यानी मोस्ट प्रोबेबली अगर आप देखें तो यस एक साल के अंतराल के बाद सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम्स के साथ ये रिवर्सल है जब ये 100 डे के ऊपर क्लोज हुआ। मानस में इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे आप इसे कितनी बड़ी वेटेज देंगे? ये 3 सीरीज का हाई है, ये 100 डे के ऊपर का क्लोज है। 100 डे को इसने एक साल के बाद बाइसेक्ट किया और आज के वॉल्यूम्स बहुत वाइल्ड। मानस बिल्कुल, देखिए ये क्लियर कट रिवर्सल के साइन है, क्योंकि अब तो हाई टॉप साइड बॉटम चार्ट से बहुत क्लियर दिखने लगे हैं। अभी कुछ दिन पहले 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक हुए, आज 100 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हुए, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। और 20 डे मूविंग एवरेज 50 डे मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ कट कर रहा है, तो सब कुछ पॉजिटिव है। आई थिंक मनापुरम में 200 डे मूविंग एवरेज टेस्ट करने का पोटेंशियल है, जो कि 122 रुपए है, तो बिल्कुल एक पोजिशन ट्रेड लेना चाहिए। 102 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 120 रुपए के टारगेट के लिए। आपकी स्क्रीन में मन्नापुरम पर एक चार्ट और लेके आइएगा। इंडिको का मैं जिक्र कर चुका हूं, बखान कर चुका हूं, तो दोबारा नहीं करूंगा। इट्स आई थिंक का हाईएस्ट क्लोज है इंडिको का। और टाटा कम्युनिकेशन ने आज एक बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है। उसके बाद डालमिया भारत अभी डिस्कशन हुआ तो इसको छोड़ ही देता हूं। मुथूट फाइनेंस की भी अच्छी क्लोजिंग हुई है। नवीन फ्लोरिन आज का मेरा अगर आप देखें सबसे चहीता स्टॉक रहा। क्यों? क्योंकि इसने परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी खासी दी। 12 बजे की जो कॉल थी ना गौरव बिस्सा जी की, बहुत अच्छी चली, बहुत अच्छी चली। जरा प्लीज़ इसकी 4500 की कॉल का प्रेम दिखाइएगा, मेरे को अच्छी तरीके से याद है। ये कॉल स्क्रीन पे गई थी 135 पे, और अगर आपके पास वो कॉल है तो जनाब होल्ड रखिएगा, क्योंकि इट्स अ टिपिकल फ्लैग ब्रेकआउट 154। हालांकि टुडे में 188 तो मैं ही देख के आया हूँ, और इट्स अ टिपिकल फ्लैग ब्रेकआउट
और ये नवीन फ्लोरिन के करियर के अब तक की सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग है, एट ऑल टाइम हाई ये स्टॉक आज क्लोज हो रहा है। पिडिलाइट का जिक्र कर चुका हूं मैं, कविता जी के साथ बातचीत में कर चुका हूं, दोबारा नहीं करूंगा। और जेके सीमेंट याद रखिएगा, ये एक और स्टॉक जिसमें वॉल्यूम्स काफी स्ट्रॉन्ग थे और ये स्टॉक आज अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को स्ट्राइक करता हुआ। एक चार्ट और रखना चाहूंगा मैं आपकी स्क्रीन पर जिसमें थोड़ा सा मूव अच्छा था और हायर लेवल पे क्लोज हुआ, और ये मानस की कॉल भी थी। मानस, पीआई इंडस्ट्रीज आपने कल सुबह जो ट्रेड पिक किया था उसका सक्सेस बहुत अच्छा रहा, अब 3255 पे है। अगर कोई पीआई इंडस्ट्रीज को होल्ड कर रहा है तो नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट क्या रखे? जो नेक्स्ट टारगेट है वो तो ऑल टाइम हाई है, जो 3534 का जो स्तर है वही अब नेक्स्ट टारगेट होंगे। बीच में तो मैं नहीं समझता कि कोई बहुत मेजर हर्डल है स्टॉक में। आई थिंक वो लेवल्स जल्द टेस्ट हो जाएंगे, तो अपने स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 3150 कर ले और टारगेट बड़े सेट करें 3525 के आसपास। पीआई इंडस्ट्रीज आपकी स्क्रीन पे 3251 पे। राजेश सतपुते जी, एक स्टॉक पे राय दीजिएगा। पीआई इंडस्ट्रीज हो गया, वॉल्यूम्स काफी अच्छे खासे और इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में और क्लोज हुआ। एक बार जरा जेएसपीएल का टेक चेक लेके आइएगा। देखिए इस कार्यक्रम में ये कॉल 2 बार गई और मैं ये कह रहा हूं कि मेरा कन्विक्शन मेटल स्पेस में एक रत्ती भर का नहीं था और मैं आई थिंक शायद शॉर्ट साइड पे होता, लेकिन इन स्टॉक्स ने एक बहुत अच्छा रिवर्सल दिया। लुक एट जेएसडब्ल्यू स्टील पोस्ट अर्निंग्स, जिससे कि अर्निंग्स बहुत खराब थी और एग्जैक्टली सेम डे रिवर्सल हो गया। जेएसडब्ल्यू स्टील 667 पे, और जनाब मेरे को याद है अच्छी तरीके से, शायद ये अपनी अर्निंग्स के बाद से 60 रुपए चल चुका है। राजेश जी, नेक्स्ट वीक के लिए किसी स्ट्राइक पे कामकाज करना चाहिए क्या? क्योंकि अब ये थर्ड अटेम्प्ट था अपने 100 डेमा को बाइसेक्ट करने का, क्रॉस करने का, स्ट्राइक करने का। एट आई थिंक 395 इसका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जाता है। 400 की स्ट्राइक पे कामकाज बनता है क्या राजेश सतपुते जी? बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, टू बी वेरी फ्रैंक विद यू। आपने बिल्कुल सही कहा, 100 डीएमआ इसका बनता है 396 पे और 200 डीएमआ का जो लेवल है वो रहेगा करीबन 402 403 के आसपास। तो यहाँ पे जो लोअर लेवल से 300 के लेवल से ये चलते 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 अपने 100 200 डीएमए यानी स्टिफ रेजिस्टेंस के आसपास है। तो देन डेफिनेटली इन दैट केस जब तक ये लेवल निकलेगा नहीं तब तक मेरे हिसाब से नया जो तेजी है थोड़ा खेलना मुश्किल होगा। सो फ्रैंकली स्पीकिंग आई वुड लाइक टू स्किप इट, क्योंकि रेजिस्टेंस, क्योंकि नहीं तो होगा ये कि ये यहीं पे पड़ा रहेगा और कॉल का जो प्रीमियम जो है वो गलता जाएगा। चलिए अब देखिए, पॉसिबली हमारा सारा का सारा डिस्कशन अगर आप देखें स्टॉक स्पेसिफिक हो चुका है। नो मोर ट्रेड्स, लेकिन थोड़ा सा ओआई की कहानी को एक बार समझते हैं। चलिए चलते हैं पीछे और देखते हैं कि आज पूरे बाजार में इन टर्म्स ऑफ ओआई क्या हुआ, वॉल्यूम्स क्या हुआ। आज का टॉप ओआई गेनर ऑयल एंड गैस स्पेस, लेकिन थोड़ा सा अगर आप देखिए दिक्कत थी, इट्स गेल और द कल्प्रिट। और आपकी स्क्रीन पे रिलायंस में आज थोड़ी शॉर्टिंग हुई है, जीएसपीएल में आज शॉर्टिंग हुई है, आज ऑटोमोबाइल्स में याद रखिएगा शॉर्टिंग हुई है। और यस, यहाँ पे बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में और एमएनएम में थोड़ी सी शॉर्टिंग हुई है, लॉन्ग शॉर्ट साइड पे ओआई बड़ा है। हीरो मोटर कॉर्प में शॉर्टिंग हुई है, मारुति में शॉर्टिंग हुई है, अपोलो टायर्स में शॉर्टिंग हुई है। आई थिंक मोर और लेस जो अगर आप देखें चिप्स को लेकर जो कंसर्न्स बढ़ रहे हैं उसके चलते अगर आप देखें थोड़ा सा यहाँ पे ऑटो बैकफुट पे आए। सीमेंट लॉन्ग साइड पे सबसे प्रॉमिसिंग ओआई लेके गया है। इस पैनल की आज अगर आप देखें तो जो दो स्पेस में काफी अगर आप देखें कन्वेक्शन रहा है, एक था केमिकल बास्केट और दूसरा था सीमेंट। जेके सीमेंट और रामको सीमेंट्स, श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट और डालमिया भारत सीमेंट, ये टॉप ओआई गेनर्स थे ऑन द लॉन्ग साइड। केमिकल बास्केट भी पीछे नहीं रहे जनाब, नवीन फ्लोरिन एट ऑल टाइम हाई, स्टिल 16% का ओआई एडिशन। माइनस से मैंने अभी पीआई इंडस्ट्रीज की बात करी, यहाँ पे याद रखिएगा पीआई में बहुत ही अच्छा अव्वल दर्जे का जिसे कहते हैं ना, आई मीन शॉर्ट कवर हुआ है। 3.5% अगर आप देखें ओआई घटा है यहाँ पर, और स्टॉक इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पर। मानस की टिप्पणी है कि ऑल टाइम हाई पे चला जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी अगर आप देखें तो दीपक नाइट्राइट, जीएनएफसी और रेन इंडस्ट्रीज में भी अगर आप देखें आज लॉन्ग बिल्डअप हुआ और यूपीएल में थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग हुई। लेकिन इस क्लोजिंग को थोड़ा सा और बारीकी से समझने के लिए चलते हैं आशीष के पास। आशीष ओवर टू यू। चलिए, आपने कहा जब सारे स्टॉक डिस्कस हो गए तो एक चीज रह गई थी मेरी। राजेश जी, समझ तो आप गए होंगे, ये डार्लिंग निपटा दी क्या?
कलकत्ता वाले नहीं, अग्रवाल साहब के लिए नहीं, अभी कहाँ, आज ही तो रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पे और कल तक ये रिलीज होती है तो रात में 12 बजे हो जाता है ना, खुल जाती है रात में 12 बजे। कल तक निपटा देंगे। नहीं, मैं रिव्यूज भी पढ़ रहा था कि ध्यान नहीं दिया मैंने कभी इस बात पे, क्योंकि हम तो ज्यादा थिएटर वाले हैं। नहीं, नेटफ्लिक्स पे कल खुल गई होगी और रिव्यूज भी आ गए। मैं पढ़ रहा था कई जगह आया हुआ है, बड़ी वॉचेबल टाइप से देख सकते हैं घर पे बैठे बैठे। हाँ, बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि आप देखो जो तीनों मेन कैरेक्टर्स हैं, आलिया भट्ट, शेफाली और विजय वर्मा, तीनों बहुत अच्छे कैरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं। परफॉर्मेंस वाकई अच्छी रहेगी। डोमेस्टिक वायलेंस पे ये स्टोरी बनी हुई है, कॉमेडी टाइप लग रही है मुझे, जो ट्रेलर देखे मैंने, तो देखना तो बिल्कुल बनता है और मुझे लगता है कि अच्छी पिक्चर होगी। आलिया भट्ट के जो गंगूबाई काठियावाड़ी आने के बाद से उसके तरफ से एक्सपेक्टेशन बढ़ गए, और शेफाली के तो आप समझो सत्या के समय से ही बहुत अच्छे रिव्यूज़ आ रहे थे, और अब लेटेस्ट जो ह्यूमन सीरीज़ आई वो अपने आप में बहुत तगड़ी आई, दिल्ली क्राइम अच्छी आई, तो मुझे लगता है कि दोनों एक्टर्स बहुत अच्छे हैं। इवन विजय वर्मा जो कई वेब सीरीज में अभी हालिया में शी में थे, तो मुझे लगता है कि इतनी अच्छी स्टार कास्ट है, अच्छी मूवी होगी। चलिए अब राजीव जी कैरेट हो जाते हैं एकदम, मूवीज के बारे में बात कर दो। आपको पूरी डिटेल दे दी, इनकी बैकड्रॉप, किसने कहाँ से, कौन सी। सत्या का जमाना याद आ गया। सत्या तो मेरे स्कूल डेज के टाइम की मूवी होगी, है वीरू? हाँ, तो मैं कौन सा एमकॉम कर रहा था उस टाइम, मैं भी स्कूल में था। क्या बकवास कर रहे हो, मैं किंडरगार्टन में था, आप 12वीं कर रहे थे। हम भी स्कूल में ही थे साहब। अच्छा, चलिए। और हम तो पैदा ही नहीं हुए थे। चलिए अब जाते जाते अब स्क्रीन दिखा देता हूँ आपको। राजेश जी आप कुछ कह रहे हो सतपुते साहब? नहीं, मैंने कहा हम तो तब पैदा ही नहीं हुए थे ना। अच्छा ठीक है, अब क्लोजिंग दिखा रहा हूं भाई। फ्राइडे का सेशन था, बढ़िया दिन भर वॉलेटिलिटी, फाइनली एकदम फ्लैट क्लोज, और फ्लैट क्लोज के पीछे कुछ हैवी वेट्स का प्रेशर, वो आऊंगा। निफ्टी बैंक 0.5%, निफ्टी आईटी 0.5%, निफ्टी फ्लैट 17,390 के आसपास की ट्रेजेक्टरी पे क्लोज होगा। मिड कैप स्मॉल कैप्स दिखाइएगा स्क्रीन पे, ऑलमोस्ट इवनली पॉइज्ड ब्रेथ नजर आएगी आपको, स्लाइटली एडवांसेस की फेवर में, पर 1 ऐसे कहूं 1.25 का कोई रेशो का मतलब 1:1 का रेशो पकड़ लीजिए, इस तरह की ब्रेथ थी। पर अच्छे हमने मोमेंटम एंजॉय करा। 17,400 के आसपास की ट्रेजेक्टरी पे शायद हम अपनी वीकली क्लोज डिलीवर करते हुए नजर आए। दिखा दीजिए 50 स्टॉक्स क्विकली निफ्टी के, और उसमें जो दबाव वाले इश्यूज आए, एक तो रिलायंस इंडस्ट्रीज 1.5% कमजोरी के साथ, अब हैवी वेट इस तरह का प्रेशर बना रहा था, इसलिए थोड़ी दिक्कत आ गई। दूसरी तरफ आपकी स्क्रीन पे HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड, दोनों आधे % का दबाव। ये तीन थे जो हैवी वेट में जिस तरह प्रेशर बना इनका, इसके चलते थोड़ा सा इंडेक्स पे दबाव बना रहा। अदरवाइज प्राइवेट बैंकिंग स्पेस, ICICI बैंक हाईलाइट, ICICI बैंक को शायद इंडेक्स मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। 2.25% का उछाल। इन्फोसिस बढ़िया मूव देके गया, ITC वापस 310 के ऊपर वीकली क्लोज दे गया। ये सब वो स्टॉक्स थे। लार्सन एंड टूब्रो मजबूत, TCS मजबूत। तो IT हाईलाइट किया था, प्राइवेट बैंकिंग स्पेस हाईलाइट किया था इंडेक्सेस के थ्रू। ये पॉकेट्स वगैरह अच्छा करी गई है। ICICI के साथ एक्सिस भी 1% के आसपास का उछाल। चलिए एक काम करता हूं, ये हो गई आज की क्लोज, लौटूंगा ब्रेक के उस पार तो प्रोविजनल क्लोज एक बार दिखा दूंगा, और फिर अच्छा आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जो मूवी निपटा दें प्लीज मंडे को उस सैंडविच सेशन में रिव्यूज दे दीजिएगा हम लोग को। वैसे आई एम श्योर वीरू और मैं भी शायद वीकेंड पे निपटा ही रहा हूँ। वीरू घर पे आ रही तो देख ही सकते हैं यार। हाँ बिल्कुल, मैं देखूंगा, मेरा भी मन है, मैं भी अगर हाँ ये देख दी जाए तो फिर हम लोग इस पे। अच्छा वीरू का जो सवाल था ना, वो एक वो याद है आपको, वो हवाई जहाज और फ्यूल अलग अलग कौन से, वो हम लोग आज तो डिस्कस कर नहीं पाए क्योंकि आज वो क्रेडिट पॉलिसी कंटिन्यूस कवरेज था। मंडे को वो सवाल कि वो अब वो प्लेट दिखा दूंगा जब ब्रेक से लौट के आऊंगा, वो सवाल और उस पर डिस्कशन मंडे को 10:20 पे होगा। अच्छा पहले तो वो प्लेट दिखाइए जो सवाल है, मंडे को 10:20 पे हम लोग आंसर करेंगे। हवाई जहाज किसके साथ भी उड़ाया जा सकता है? नारियल, जैतून या सरसों? ये सवाल है वीरू का, इस पर हम जवाब देंगे। अच्छा क्विकली अब वो दिखाइए खिलाड़ी नंबर 1 का इस हफ्ते का परफॉर्मेंस।
रिटर्न्स आपकी स्क्रीन्स पर आएंगे। सबसे बढ़िया परफॉर्म करके गए विभोर वार्ष्णेय साहब। कहाँ दिखाने हैं डायरेक्टर साहब? ये दिखाइए। 27% के आसपास के बढ़िया रिटर्न्स, और जो स्टॉक्स जिन्होंने मदद करी वो आपकी स्क्रीन पर आ गए। विभोर जुड़ते हुए विभोर, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई आपको। जब आपका एकदम सिक्का चल रहा है इस समय, तो फिर बाजार का मूड कैसा लग रहा है ये समझाइए। नमस्कार, थैंक यू सो मच। बाजार के मूड की बात करें तो 17,400 के ऊपर, 17,450 के ऊपर एक क्लोजिंग आ जाती तो चार चांद लग जाते। आसपास ही क्लोज हुआ है, इनसाइड बार बनाया है, और जो थोड़ा सा अब ये रेट हाइक हुआ है वो कहीं ना कहीं हर्ट कर रहा है। अगले हफ्ते भी मैं वही रखूंगा, 17,450 के ऊपर एक क्लोजिंग आती है तो थोड़ी और एडिशनल बाइंग करी जाए, वरना इनसाइड बार के साथ ट्रेड किया जाए। 17,450 रडार पे रखिए, वो इंपॉर्टेंट स्तर। विभोर हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन फिर से। जी, चलिए अब देखते हैं इस कार्यक्रम में अंतिम भाग में कि जो आज की सीधा सौदा की टीम थी उनके रिटर्न्स कैसे रहे। दोनों टीम्स एक एक करके आपकी स्क्रीन पर आएंगे। आइए देखते हैं कि स्विंग्स कैसे रहे। पहले आशीष की टीम आपकी स्क्रीन पर है और उसमें वेल्सपन कॉप 0.7% का स्विंग, थॉमस कुक, एवरेस्ट कांटू और बेयर कॉप, इन सभी स्टॉक्स ने अगर आप देखें काफ़ी अच्छा खासा स्विंग दिया। साथ ही साथ अब नीरज जी की टीम आएगी। नीरज जी की टीम में अगर आप स्विंग्स को देखें, जिन्होंने काफ़ी मतलब 10 खिलाड़ियों में से स्ट्रॉन्ग स्विंग दिया, वो थे बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, गेल, एलेम्बिक फार्मा और विनती ऑर्गेनिक्स। तो ये रही अगर आप देखें टीम्स के रुझान और वहाँ की रिटर्न्स। नीरज जी की टीम में आज बहुत सारे शॉट्स भी थे और इन्होंने काफ़ी अच्छा कामकाज किया। लेकिन अब एक काम करते हैं, चलते चलते और अलविदा कहते कहते इस हफ्ते के लिए अब इंडिया @75 अमृत मंथन में आज हम लेकर आए हैं भारत की। अगर आप देखें जो अब तक की जो मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में जो यात्रा रही 75 वर्ष की, वो कैसी रही, कैसे इस क्षेत्र में भारत की सुंदरियों ने अपना परचम लहराया। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट को। अमृत मंथन में हम आपके लिए लाए हैं भारत की सुंदरियों की दुनिया में धार। जी हाँ, आजादी के तुरंत बाद ब्यूटी कॉन्टेस्ट जैसी चीज भारत के लिए बिल्कुल नई थी। बावजूद इसके भारत की सुंदरियों ने दुनिया में अपना परचम लहराया। सबसे पहले आई रीता फारिया। 1966 में रीता फारिया बनी मिस वर्ल्ड। जी हाँ, इसके बाद दुनिया में इंडियन ब्यूटी का सिक्का जमाने वाली वो पहली भारतीय थी। उनके पास उसके बाद बहुत सारे ऑफर्स आए, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने इन सब को ठुकराकर वो चुना जो वो हमेशा से करना चाहती थी। रीता फारिया डॉक्टर बनी। इसके बाद दौर आया 1970 का। मिस एशिया पैसिफिक उस साल बनी जिनत अमान। जी हाँ, वो जिनत अमान जो बॉलीवुड फिल्मों में अपने दमदार अभिनय और बोल्ड किरदारों के लिए जानी जाती हैं। फिर वक्त आगे बढ़ा और वक्त के साथ एक लंबा अंतराल हो गया, क्योंकि तब तक भारत की झोली में कुछ खास नहीं आया। लेकिन 1994 का फिर वक्त आया। 1994 के वक्त के साथ आई सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन जिन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब भारत की झोली में डाला, वो पहली भारतीय हैं जिनको इस खिताब से नवाजा गया। सुष्मिता सेन पहली मिस यूनिवर्स भारत की बनी। इसके बाद उसी समय मिस वर्ल्ड का खिताब भी भारत के ही झोली में गया, यानी कि एक साथ दो खिताबों पर कब्जा जमाया भारत ने। और ऐश्वर्या राय उसी साल 1994 में मिस वर्ल्ड बनी। ब्यूटी का ये 2 खिताब भारत को मिला। इसके साथ ही इन दोनों ही मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स ने आगे चलकर अपना करियर बॉलीवुड में शुरू किया। मॉडलिंग से लेकर बॉलीवुड तक तमाम जगह इन्होंने अपना परचम लहराया और अब ऐश्वर्या राय बच्चन हैं। इसके बाद वक्त आगे बढ़ा, 1997 का वक्त आया और तब डायना हेडन आई मिस वर्ल्ड के तौर पर। इस बार भी यानी कि 1997 में भी भारत की झोली में ही मिस वर्ल्ड का खिताब डायना हेडन ने जीता। और इसी के साथ साथ इनको यानी कि डायना हेडन ने उसी साल, जहां तक रीता फारिया की बात करें तो उनके बाद दूसरी मिस वर्ल्ड ये बनी
और साथ ही साथ इसके बाद जब आगे वक्त बढ़ा तो ऐश्वर्या राय, रीता फारिया और फिर डायना हेडन का नाम मिस वर्ल्ड की उस सूची में जुड़ गया। इन्हें मिस फोटोजेनिक भी उसी साल कहा गया और साथ ही मिस स्विम सूट भी इनको इस वक्त यानी कि उस साल कहा गया। और फिर दौर आया 1999 का और आई युक्तामुखी। जी हाँ, मिस वर्ल्ड युक्तामुखी। इस वक्त तक तो देश में ऐसी चर्चा होने लगी थी कि आखिरकार भारत कैसे एक के बाद एक लगातार ब्यूटी क्वीन बन रहा है, क्योंकि 1997 में डायना हेडन के बाद 2 साल के बाद ही युक्तामुखी मिस वर्ल्ड का टाइटल उन्होंने जीता और फिर वो इसी साल मिस वर्ल्ड एशिया भी बनी और मिस वर्ल्ड ओशियाना भी वही रही। जी हाँ, तो एक के बाद एक ये तमाम तमगे उन्हें। और उसके बाद वक्त आया 2000 का। 2000 का वक्त भारत के लिए तो बेहद बेहद खास था। लारा दत्ता दूसरी मिस यूनिवर्स बनी भारत की सुष्मिता सेन के बाद, और इसके बाद मिस वर्ल्ड इसी साल बनी प्रियंका चोपड़ा। लेकिन 1, 2 नहीं बल्कि 3 जीत इस बार भारत के नाम थी। सिर्फ लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा ही नहीं बल्कि इस साल थी दिया मिर्जा भी। तीनों की जोड़ी एक साथ मिस एशिया पैसिफिक दिया मिर्जा इस साल रही। ये 2000 की ही बात है जब पूरी तरीके से ब्यूटी का ये कॉन्टेस्ट भारत ने जीता, चाहे वो मिस यूनिवर्स हो या फिर मिस वर्ल्ड हो या फिर मिस एशिया पैसिफिक हो। इन तीनों ने ही ये बताया कि किस तरीके से भारत दुनिया भर में अपना परचम कम से कम सुंदरता के मामले में तो लहरा ही रहा है। उसके बाद इन तीनों ने मॉडलिंग से लेकर फिल्मी करियर अपना बनाया और वहां भी इन्होंने कमाल का काम किया। अब भारत की ये धाक 2000 के बाद भी बरकरार रही। निकोल फारिया मिस अर्थ बनी साल 2010 में। जी हाँ, मिस अर्थ एक यूनिक ब्यूटी पेजेंट जो कि पर्यावरण को लेकर जागरूकता के लिए ये दरअसल होता है। साल 2010 में भारत की निकोल फारिया पहली मॉडल है जो मिस अर्थ बनी, यानी कि यहां भी कम से कम भारत ने अपना परचम लहराया। फिर दौर आया 2017 का और 2017 में एक हरियाणा की छोरी बनी मिस वर्ल्ड। ये बहुत ही ऐतिहासिक था भारत के लिए, क्योंकि ये भारत के उस राज्य से आती हैं जिस राज्य को ये कहा जाता है कि वहां छोरियों को थोड़ा पीछे रखा जाता है। लेकिन हरियाणा के बदलते परिदृश्य को दिखाते हुए मानुषी चिल्लड़ आगे आई और वो 2017 की मिस वर्ल्ड बनी। इसके बाद आगे वक्त बढ़ता है और फिर एक बार भारत का कब्जा होता है मिस यूनिवर्स के उस ताज पर। जी हाँ, हरनाथ संधू मिस यूनिवर्स 2021 और ये बताता है कि भारत की बादशाहत कैसे कायम है। इसमें हरनाथ सिद्धू चंडीगढ़ यानी कि ब्यूटीफुल सिटी चंडीगढ़ की रहने वाली वो कुड़ी जिसने यहां पहुंचकर एक बार फिर उस सपने को जिंदा कर दिया जो सपना हजारों लड़कियां देखती हैं। और खास करके अगर बात करें तो सुष्मिता सेन, लारा दत्ता और उसके बाद हरनाथ सिद्धू तीसरी मिस यूनिवर्स इंडिया की बनी और एक बार फिर बादशाहत कायम रही और टाइटल कहीं ना कहीं भारत को एक बार फिर ये मिला। तो इस तरीके से 75 साल के सफर में भारत में सुंदरता का ये शानदार सफर तय किया। एक मान जिसको पूरी दुनिया ने दिया सम्मान।